जजमानी व्यवस्था या जाति व्यवस्था ने हमारे गांवों को बनाया है ना। हिंदुस्तान के गांव क्या हैं जो जाति व्यवस्था पे चलते हैं, वो हिंदुस्तान के गांव हैं। और ये व्यवस्था हिंदुस्तान में ही लार्जली देखी गई है। हिंदुस्तान के बाहर भी गांव हैं लेकिन वहाँ नहीं देखी गई है, हिंदुस्तान में ही देखी गई है। जो जजमानी शब्द है वो यजमान से आता है। ये कोलोकियल नॉर्थ इंडियन टर्म है जजमानी, ये यजमान से आता है। यजमान शब्द यज्ञ से आता है। यजमान वो होता है जिसके बिहाफ पे यज्ञ हो रहा होता है। सो द वर्ड जजमानी कम्स फ्रॉम द वर्ड जजमान। जजमान इज ही और शी on whose behalf a yajna is being performed. If you see a yajna has 3 participants in it. एक यज्ञ में 3 लोग पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। एक होता है यजमान जिसके बिहाफ पे यज्ञ हो रहा होता है। एक होता है पुरोहित जो यज्ञ कर रहा होता है। और तीसरे होते हैं वो लोग जो कि सामग्री लाए होते हैं। कोई लकड़ी लाया होता है, कोई फूल लाया होता है, कोई पत्ती लाया होता है, कोई फल लाया होता है, कोई घी लाया होता है ना, कोई कपड़ा लाया होता है। तो यजमान है जिसके लिए यज्ञ हो रहा है, पुरोहित है जो यज्ञ कर रहा है, फिर बाकी समाज के लोग हैं जो कि अपना अपना मटेरियल कंट्रीब्यूशन लेके आए हैं। ये यज्ञ का प्राइमरी स्ट्रक्चर है। इसमें जो ध्यान देने की बात यह है कि कंट्रीब्यूशन तो आप लेके आए हैं लेकिन यज्ञ का बेनिफिट मिलेगा यजमान को। तो ये असिमेट्री है ना। प्रयास आपका है, उस यज्ञ की सफलता का बेनिफिट है यजमान का। जजमानी में हर काम को यज्ञ माना गया है। जो भी हम काम कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, बुनकरी कर रहे हैं, है ना, जो भी काम कर रहे हैं, लोहे का काम कर रहे हैं, चमड़े का काम कर रहे हैं, लकड़ी का काम कर रहे हैं, हर काम एक यज्ञ है। इस यज्ञ का एक जजमान है, मैं नहीं हूं, कोई और है, वो उसके बेनिफिट के लिए काम हो रहा है ना। जैसे मैं किसान हूं, मैं खाना उगा रहा हूं। ये खाना मैं अपने लिए नहीं उगा रहा, मैं अपने जजमानों के लिए उगा रहा हूं, है ना। आप कुम्हार हैं, आप घड़े बना रहे हैं, आप अपने लिए घड़े नहीं बना रहे, आप मेरे लिए घड़े बना रहे हैं, मैं इनका जजमान हूं, है ना। आप वीवर हैं, बुनकर हैं, आप कपड़ा बना रहे हैं, आप अपने लिए नहीं बना रहे, आप अपने जजमानों के लिए बना रहे हैं। तो जो भी काम हम कर रहे हैं वो यज्ञ के समान है। मतलब हम वो काम अपने जजमान के लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं। एक उदाहरण देता हूँ, महात्मा गांधी की कहानी है। महात्मा गांधी को मैं महान आदमी मानता हूँ हमेशा से, अभी भी मानता हूँ, लेकिन इस कहानी में महात्मा गांधी की एक त्रुटि है। तो ये इंटरेस्टिंग कहानी है, इम्पोर्टेंट कहानी है। महात्मा गांधी जब चरखे का प्रमोशन कर रहे थे तो देश देश भर में घूम घूम के चरखा प्रमोट करते थे। ऐसे में वो चिराला गए, आंध्र प्रदेश में चिराला है, जहाँ वीवर्स है, बुनकरी है, बहुत स्ट्रांग अभी भी है। तो वीवर्स के बीच में गए चरखे को प्रमोट करने के लिए कि आप लोग अपने करघे के साथ साथ चरखे को भी अडॉप्ट कीजिए। सो व्हाट आई वाज सेइंग वाज दैट इन जजमानी whatever work we are doing is akin to a yajna, which means that the benefit of the work I am doing is for my jajman. So if I am a farmer and I am growing crops, the benefit of that is for the jajmans I have. If he is a potter who is making pots, the benefit of his work is for me, I am his jajman. If he is a weaver who is making cloth, the benefit of his work is for him, he is the jajman of that person. So in jajmani we are not doing work for our benefit but for the benefit of the other person, because this work is like a yajna. So I wanted to share a story of Mahatma Gandhi.
It's an important story. Mahatma Gandhi, when he was promoting charkha, he was going around the country promoting charkha. On one such occasion, he went to Chirala in Andhra Pradesh, which had a strong weavers community. It's still there. Even today, weaving happens in Chirala. And Gandhiji went there to ask the weavers to adopt charkha along with the loom. You know, आप loom के साथ साथ आप चरखा भी adopt कीजिए. To persuade them. ये मीटिंग फेल हो गई. The weavers refused कि नहीं, हम लोग बहुत बिजी हैं, हमारे पास टाइम नहीं है चरखे वर्खे का, और ये हमारा काम नहीं है ना, हम लोग नहीं करेंगे. और गांधी जी बहुत गुस्सा हुए वीवर से कि इनको अपने देश की कोई फिक्र नहीं है ना, ये अपने में लगे हुए हैं. वो मीटिंग फेल हो गई. उस मीटिंग में साइड में एक कहानी है कि गांधी जी ने देखा कि ये जो महिलाएं हैं वीवर्स की, ये बहुत फटी पुरानी साड़ियाँ पहनती हैं, लेकिन ये जो साड़ी बना रहे हैं तो बहुत अच्छी साड़ी बना रहे हैं. तो गांधी जी ने कहा वीवर्स को कि आप अपनी महिलाओं की साड़ी की आवश्यकता पहले पूरा कीजिए, और जो शेष समय है उसमें आप बाकी लोगों के लिए साड़ी बनाइए. Mahatma Gandhi saw that on one hand these weavers make exquisite sarees, beautiful sarees. On the other hand, their women folk were wearing old and torn sarees. So Gandhi ji said that you must first make sari for your own women, and then in the remaining time you make sari for the others. To this the weavers objected. Their objection was that if we start consuming the best of our effort, then that is the end of the profession. The best of our effort is for the other person. You know, the first right is for the other person. तो बुनकरों ने इस पे ऑब्जेक्शन किया कि अगर हम अपने धंधे का बेस्ट खुद ही कंज्यूम कर लेंगे तो धंधा मर जाएगा. कोई भी धंधे का जो बेस्ट होता है वो दूसरे के लिए होता है. जैसे मैं किसान परिवार से आता हूँ, हम लोग जाट लोग हैं. अब ऐसा नहीं होता है, लेकिन पहले ऐसा होता था. ये हमारे पूर्वजों ने हमको बताया कि जब फसल कट जाती थी हार्वेस्ट के टाइम पे, तो हमारे जजमान, हमारा पॉटर, हमारा चर्मकार, हमारा वीवर, हमारा पुरोहित है ना, हमारा नाई, हमारा कारपेंटर हमारे खेत पर आते थे और अपना अपना शेयर ले जाते थे. फिर एक शेयर जाता था समाज के नाम का, जो रिमाइंडर होता था वो हम अपने घर ले जाते थे. सो एट द टाइम ऑफ द हार्वेस्ट इट यूज्ड टू हैपन maybe a generation or maybe 2 generations ago, but it doesn't happen now. At the time of the harvest is kept on the fields, and the jajmans of the farmer, who are the jajmans of the farmer? The barber, the potter, the weaver, the purohit, the carpenter, who are the jajmanas? They will come on the field and they will take away their share of the crop, and also a part of the crop will go for the collective, for the samaj. It is the remainder which the farmer takes back. तो ऐसा नहीं है कि हार्वेस्ट में पहले फार्मर अपने घर ले गया और जो रिमाइंडर है वो दे दिया, ऐसा नहीं है. फार्मर का अधिकार रिमाइंडर पर है, जजमान का अधिकार पहला है, जो रिमाइंडर है उस पर फार्मर का अधिकार है ना. तो आप जो भी काम धंधा कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, पॉटरी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो अपने जजमान को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं. जो रिमाइंडर है टाइम वो आप अपने लिए कर रहे हैं, है ना. ये सिस्टम है. अब क्या है, जैसे कि मान लीजिए हम 3 लोग हैं, हम पॉटर्स हैं, ये हमारा गांव है और हम 3 पॉटर्स हैं. तो हम तीनों ने इस गांव को 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है कि गांव का ये हिस्सा है, ये मेरा जजमान है, मैं इनके लिए पॉट्स बनाऊंगा, है ना. गांव का वो हिस्सा है, वो इनका जजमान है, ये इनके लिए पॉट्स बनाएंगे, और गांव का वो हिस्सा है, वो इनका जजमान है, इनके लिए पॉट्स बनाएंगे. तो हम तीनों ने गांव को आपस में डिवाइड किया हुआ है. ऐसे ही ये 4-5 लोग वीवर्स हैं, इन्होंने पूरे गांव को 5 हिस्से में डिवाइड किया हुआ है वीविंग के हिसाब से, कि गांव का ये हिस्से में ये वीविंग हम इनके जजमान हैं, वो हिस्से वो इनके जजमान हैं.
ऐसे ही उधर लोहार है, उन्होंने गांव को 2 हिस्से में डिवाइड किया हुआ है। तो हर जाति ने अपने काम, अपने परिवारों के हिसाब से गांव को डिवाइड किया हुआ है। ये हमारा फिक्स्ड मार्केट है ना। जो हिस्सा गांव का मेरा है उस पर श्रीनिवास आके पॉट नहीं दे सकते, जो हिस्सा उनका है मैं जाके पॉट नहीं दे सकता। ये जो फिक्स्ड क्लाइंटेल है ये हमारी आहार की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है। मुझे अपने आहार की चिंता नहीं है, मुझे अपने बच्चों की चिंता नहीं है। क्यों? नंबर 1, मेरा बच्चा मेरे घर में ही पॉटरी सीख जाएगा, उसको बाहर जाके पॉटरी सीखना नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, वो मेरा ही क्लाइंटेल इनहेरिट कर लेगा, उसको मार्केट ढूंढने जाना नहीं है कहीं पे, है ना। वही श्रीनिवास के साथ भी होगा, वही उनके साथ भी होगा, धनंजय के साथ भी होगा। हम लोगों को भविष्य के प्रति चिंता नहीं है, क्योंकि हमारे बच्चे घर में ही बड़े होते होते स्किल भी सीख जाएंगे और क्लाइंटेल भी इनहेरिट कर लेंगे। ये जो फिक्स्ड मार्केट है ये हमको आहार की सुरक्षा दे रहा है, और ये सभी का है, बुनकरों का भी है, लोहारों का भी, सभी का है ना, ये फिक्स्ड मार्केट। इसके अलावा कुछ स्पेशल ओकेजन्स हैं, जैसे जतरा है, कोई मेला है, ये ओपन मार्केट है। जतरा में हम किसी को भी कुछ भी दे सकते हैं उस लिमिटेड ओकेजन के लिए, है ना। लेकिन अदरवाइज ये फिक्स्ड मार्केट है। तो जाति व्यवस्था का एक ये प्राइमरी ट्रेट है कि एंक्रोचमेंट अलाउड नहीं है। अगर कोई एंक्रोच करता हुआ पाया गया तो बहुत सीवियर पनिशमेंट है। एंक्रोचमेंट इज द बिगेस्ट क्राइम यू कैन डू, है ना। अब ऐसी व्यवस्था में वो अंग्रेज आगे अपना पॉट लेकर, उसको अपना पॉट बेचना है, तो कहाँ बेचेगा वो पॉट? वो नहीं बेच सकता, क्योंकि देयर इज नो नथिंग अवेलेबल टू हिम। तो या तो वो इस व्यवस्था में आ जाए और एक कुम्हार बन जाए, या वो बोले कि भाई फ्री मार्केट होना चाहिए। फ्री मार्केट मतलब एनीबडी शुड बी अलाउड टू सेल टू एनीबडी, एनीबडी शुड बी अलाउड टू परचेज फ्रॉम एनीबडी। तो कल पवन जी वो फ्रीडम की बात करते कि फ्रीडम के साथ छलावा है, ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। ये जो फ्री मार्केट है इसका एंड रिजल्ट ये है कि एक बड़े आदमी ने बाकी सबके मार्केट को एंक्रोच किया हुआ है ना। तो मैं एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मैं कपड़ा बनाता हूँ और मैंने सब वीवर्स के मार्केट को एंक्रोच किया हुआ है ना। फ्री मार्केट का ये एंड रिजल्ट है। उसमें फ्री वर्ड है लेकिन वो फ्री नहीं है, वो मतलब वो उसको ऑपोजिट काम कर रहा है। वो जजमानी व्यवस्था में ऐसा अलाउड नहीं है। जो मेरा क्लाइंट है वो मेरा है, जो आपका है वो आपका है ना। यस। So what I am describing is the system within the village. Within the village there is no need of money. There is direct exchange. No, it is not barter. Again, please be very careful when translating. It is not a community, it is not a barter. A barter is when I have potatoes, you have tomatoes. I need tomatoes, you need potatoes. We meet, we exchange. But what if I don't need tomatoes? Then the exchange can't happen. Right? Here that is not the case. I am a potter. I will give you pots whenever you need it. So there is Holi coming, you need pots for Holi, I am making pots for you. There is a childbirth, I am giving you pots. There is a marriage, I am giving you pots. You know, your kitchen pot broke, I make a new pot for you. You know, whenever you need, I make a pot for you. When I need the grains, I come and take the grains from you. So the exchange is deferred in time.
इमीडिएट एक्सचेंज नहीं है, टाइम में डिफर्ड है। अभी मैंने पॉट दे दिया, बाद में मैं आके ग्रेन ले जाऊंगा, नंबर 1। नंबर 2, ये इक्वल एक्सचेंज नहीं है। कितने पॉट के बदले कितना ग्रेन, ये मेजर नहीं कर सकते हम। देयर इज नो वे टू measure pots with cloth, with grains, with chair. So it is an unequal exchange. Number 3, this is an unfinished exchange. हम ये मानते हैं कि कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचा ही हुआ है। तो मैं ऋणी हूं आपका, कुछ रह गया है, आप भी ऋणी है मेरे, कुछ रह गया है। ये रिमाइंडर का बचा होना जरूरी है अगली जनरेशन को भी चलने के लिए। अभी एक प्रॉब्लम हो गई है कि मेरा स्टूडेंट ये मानता है कि क्योंकि उसने मुझे फीस दे दी, ही ओज मी नथिंग, है ना, तो मैंने पढ़ाया, उसने फीस दे दी, बाय बाय। ऐसा होता नहीं है। फीस का देना और नॉलेज का देना अनइक्वल एक्सचेंज है। देयर विल ऑलवेज बी अ रिमाइंडर। यू नो, मैं अभी कुछ पढ़ा रहा हूं, उसको वो 10 साल बाद क्लिक होगा शायद, लेकिन फीस तो उसने दे दी 10 साल पहले। सो आई एम बीइंग लिटिल केयरफुल हियर। आई एम सेइंग इन जजमानी द एक्सचेंज इज नॉट इमीडिएट, it is elongated in time. I am saying in Jajmani the exchange is not equal, it is an unequal exchange, because there is no way I can co-measure grains with pot. And I am saying in Jajmani the exchange is never finished, it is never complete, there is always a remainder to be carried forward by the next generation. There is a very strong sense of ऋण in people. मेरे में मैं ऋणी हूं आपका, ये इसलिए है क्योंकि वो रिमाइंडर है, मुझे पता है ना, तो इसलिए ये बार्टर नहीं है। कमिंग टू योर क्वेश्चन, ये जो डिस्क्रिप्शन है गांव के अंदर है, इसमें पैसे की जरूरत नहीं है, बट जजमानी गांव के बाहर भी है ना, वहां भी पैसा आता है। तो हम पॉटर्स हैं, हमने गांव के पॉट की समस्या की पूर्ति कर दी, लेकिन अभी भी हम पॉट बना रहे हैं बाहर भेजने के लिए, कि बहुत टाइम है हमारे पास, है ना। तो हम में से एक आदमी पॉट लेके बाहर चला जाएगा और वहाँ से पैसा ले आएगा। तो गांव के बाहर पैसा है इस सिस्टम, ऐसा नहीं पैसा नहीं है। गांव के अंदर पैसे की जरूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्ट एक्सचेंज है। तो ये एक चीज है। यस, लता पानी। नो, जजमान्स, हाँ, नॉट कस्टमर। हाँ, so one thing that I have that I read nowadays is if there is no competition, then the quality of produce might be compromised. I have not thought much about it, but this is what I have read. So in this system, how was the quality of the produce of each person ensured, or what was the state of it? That's a very good question. It is claimed that competition ensures quality. Can you just say that in Hindi, the question? हाँ, वो सवाल उनका ये है कि अभी हम मानते हैं जो कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है, वो क्वालिटी को इंश्योर करती है। अगर हम लोग कॉम्पीट करेंगे तो क्वालिटी आएगी, है ना, ऐसा आज के समय मानते हैं। शायद ऐसा होता होगा, मुझे पता नहीं, बट देयर कैन बी अदर वेज ऑफ इंश्योरिंग क्वालिटी ऑल्सो। बिना कंपटीशन के भी क्वालिटी इंश्योर की जा सकती होगी। सिर्फ कंपटीशन से क्वालिटी आएगी, थैंक यू, नो, सिर्फ कंपटीशन से क्वालिटी आएगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। कंपटीशन से क्वालिटी आएगी मुझे पता नहीं, शायद आएगी, मुझे पता नहीं,
लेकिन सिर्फ ऐसा है कि ज़रूरी नहीं है. दे कैन बी अदर मीन्स टू इंश्योर क्वालिटी. इन दिस सिस्टम देर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेल्फ इमेज कि मैं कुम्हार हूँ, है ना. अगर मेरे घड़े में खोट है तो पूरी कुम्हारी जाति बदनाम होगी. आई कांट अफोर्ड दैट. आई एम अ पॉटर और आई एम अ what is it called? People who make utensils. नहीं काशे लोग होते हैं ना, जो ये कॉपर के बनाते हैं ना. हाँ हाँ, ब्लैक स्मिथ तो टूल्स बना रहा है, ये लोग होते हैं. एनीवेज, अगर मेरे ग्लास में क्रैक होगा तो मेरी पूरी जाति बदनाम होगी, पंचायत बैठ जाएगी, है ना. आई कांट अफोर्ड टू डू दैट. इससे भी क्वालिटी आती है, एक एस्थेटिक सेंस से क्वालिटी आती है. अगर मेरे में एस्थेटिक सेंस वेल कल्चर्ड है, उससे भी क्वालिटी आती है. शायद कंपटीशन से भी आती होगी, मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसे भी आती है. But when the intention is the best quality is to be given to the Yajman, हाँ, so the Yajman is the embodiment of the deity. The best of my glass will go to the Yajman. If there is a crack here, that I'll keep it for myself. But the best, because the Yajman is like a deity. वो यज्ञ पे बैठा हुआ है ना. उसको जैसे वो जो स्वाध्याय मूवमेंट की जो कहानी है कि महीने में मैं 29 डेज अपने लिए फिशिंग कर रहा हूँ, एक दिन फिशिंग कर रहा हूँ डेटी के लिए, है ना. वो जो पवन जी ने जो कहानी सुनाई थी ना स्वाध्याय की, तो हर रोज़ मैं अच्छा एफर्ट कर रहा हूँ, लेकिन उस दिन तो मुझे और अच्छा एफर्ट करना है क्योंकि वो डेटी के लिए फिशिंग कर रहा हूँ मैं, है ना. तो जो ग्लास मैं अपने लिए बना रहा हूँ, इट मे बी लिटिल डेंटेड और समथिंग, लेकिन जजमान के लिए ग्लास बना रहा हूँ, इट हैज़ टू बी ऑफ हाई क्वालिटी. अदरवाइज पंचायत बैठ जाएगी कि ये ग्लास कैसे चला गया आपके पास. तो हमारा जो कारीगर समाज है, जो पवन जी ने कहा था कि 1750 में हिंदुस्तान का जो इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस है वो 1/3 है, वो आधी कहानी है. हमारी क्वालिटी टॉप नॉच है. रोम में बैठा हुआ एक पादरी, मैं नाम भूल रहा हूँ, एक प्रीस्ट, रोम में एक प्रीस्ट कह रहा है, वो किताब का रेफरेंस मैं भूल जा रहा हूँ, that the faith in God and the faith in Indian dye, there are only two things worth having faith. One is God and the other is Indian dye. मतलब रोम में बैठा हुआ एक पादरी कहता है कि दो ही चीज में आस्था होनी चाहिए, या तो ईश्वर में या हिंदुस्तान की डाई में जो कलर है. ओनली दैट इज वर्थ हैविंग फेथ. तो 1750 में हिंदुस्तान का जो इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस है वो 1/3 है. दैट इज द स्टोरी ऑफ द मास प्रोडक्शन दैट इज हैपनिंग. द क्वालिटी इज ऑल्सो टॉप नॉच. Not in a system of competition. Here the assumption behind this question is an individual who is providing this cost. Isn't that a collective? No. Yes. Very nice. Thank you. तो मेरी फैमिली और आपकी फैमिली का रिलेशन भी है, लेकिन रिलेशन हमारी जातियों के बीच का है. द प्राइमरी रिलेशनशिप इज बिटवीन द टू जातीज. Within that, my family is related to your family. So, जाति का रिलेशन है दूसरी जाति के साथ. इसमें 2-3 और इंपॉर्टेंट चीजें हैं. इसमें जो इकोनॉमिक यूनिट है वो इंडिविजुअल नहीं है, वो फैमिली है. The smallest unit of economy is not the individual but the family. As a family, our responsibilities of giving pots is determined.
एज अ फैमिली आवर अधिकार ऑफ आहार की सुरक्षा इज डिफाइंड, नॉट एज इंडिविजुअल्स। तो परिवार जो है वो प्रोडक्शन का यूनिट है, इंडिविजुअल नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो परिवार के अंदर हो रहा है। हिंदुस्तान 1750 में 1/3 प्रोडक्शन कर रहा है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का, लेकिन कोई फैक्ट्री नहीं है हिंदुस्तान में, कोई मजदूर नहीं है, कोई लेबर नहीं है हिंदुस्तान में, कोई दुकान नहीं है, कोई शॉपकीपर नहीं है हिंदुस्तान में। तो ये सारा प्रोडक्शन घर के अंदर परिवार में हो रहा है, जाति के अंदर हो रहा है, फैक्ट्री में नहीं हो रहा है। तो एक एस्टीमेट मिलता है कि ये डेमस्कस जो शहर है सीरिया का, डेमस्कस कैपिटल, ये दमश्क शब्द से आता है जो लोहा है। तो इट इज़ अ वेरी इंटरनेशनल ट्रेडिंग पोस्ट ऑफ swords made of दमश्क। वो ऐसा स्टील जो कोरोगेट नहीं होता है, वो हिंदुस्तान से जा रहा है। हिंदुस्तान से 2 लाख टन पर एनम लोहा जा रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है। लेकिन ये कहाँ बन रहा है? ये 10, 12, 15 हज़ार लोहारों की भट्टियों में बन रहा है, उनके घरों में बन रहा है। कोई फैक्ट्री नहीं है जहाँ बन रहा है। What I'm saying is that this so-called decentralized production is actually family-based production. Decentralized production में ये बात आती नहीं है। अगर हम decentralized production की बात करें तो ये क्वालिफाई करना चाहिए कि ये परिवार मूलक उत्पादन है, परिवार में उत्पादन हो रहा है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में है कि फैमिली में प्रोडक्शन हो रहा है। फैमिली प्रोडक्शन होने का मतलब क्या है कि सभी लोग लगे हैं प्रोडक्शन में, आदमी भी लगा है, महिला भी लगी है, बच्चे भी लगे हैं। मैं मानता हूं आधुनिकता की शुरुआत होती है फैक्ट्री से। फैक्ट्री का मतलब यह है कि आप सुबह घर को छोड़कर प्रोडक्शन करने के लिए एक जगह जाते हैं और शाम को घर से वापस लौटकर घर पे आते हैं। यह है फैक्ट्री मॉडल। हिंदुस्तान आप कहीं जा नहीं रहे हैं, उसी घर में ही प्रोडक्शन हो रहा है। इसका रिपरकशन क्या है? इसका रिपरकशन यह है कि सभी लगे हैं प्रोडक्शन में, आदमी भी लगा है, महिला भी लगी है, बच्चे भी लगे हैं। तो ये जो मिसनोमर है कि महिलाएं प्रोडक्शन में नहीं लगी हैं, ये फॉल्स मिसनोमर है। ऐसा नहीं है। हर काम धंधे में महिलाएं भी लगी हैं, आदमी भी लगे हैं। इनका जो कमिटमेंट है वो अनइक्वल है, इक्वल नहीं है, लेकिन है। जैसे मैं किसान हूँ, हमारे यहाँ जो खेत को प्लॉ करने का काम है वो आदमी लोग करते हैं। जब प्लॉ हो जाता है खेत, तो जो सोइंग का काम है, बीज बोने का, वो महिलाएं आके करती हैं। और लास्ट में हार्वेस्टिंग का काम दोनों आके करते हैं। तो हमारे यहाँ seed is in the hand of the woman. It is the woman who stores the seed. It is the woman who comes and sows the seed. The harvesting is done both by the man and the woman. The plowing is done by the man. ऐसा हर धंधे में मिलेगा। मैंने लोहार देखे हैं जहाँ कुछ छोटे हैमर्स हैं, कुछ बड़े हैमर्स हैं। ये डेडिकेटेड है, ये वाला हैमर महिला ही चलाएगी। और अगर आप किसी लोहार के महिला को काम करते देखो, वो बड़ा स्लेज हैमर चलाती है, वो ऐसे ला के ऐसे पटकती है और वो बैठा हुआ वहाँ पे हल्का चोट मार रहा होता है और ये जोर जोर से मार रही होती है। दे आर वर्किंग इन ए रिदम। मैं ये क्लेम कर रहा हूँ कि जजमानी में सारे काम घर के अंदर हैं और सभी काम में महिलाएं और पुरुष का डेफिनेट डेडिकेटेड कंट्रीब्यूशन है। ये अनइक्वल कंट्रीब्यूशन है, लेकिन है ना। ये जो फैक्ट्री मॉडल है, यहाँ ये समस्या आती है क्योंकि somebody has to go and somebody has to stay back home. Then who will go and who will stay back? That becomes a question. That question is not here.
दैट इज़ वन। सेकेंड, क्योंकि मेरा काम धंधा मेरे परिवार में हो रहा है, तो मेरा सारा परिवार का जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, मेरा खाना पीना, मेरा उठना बैठना, मेरी दवाई, मेरे फेस्टिवल्स, मेरी भाषा, है ना, ये सब मेरे काम धंधे के लिए अलाइंड है। तो मैं किसान हूँ, वो पॉटर है, कुम्हार है, हमारा खाना पीना अलग अलग होगा, क्योंकि मुझे एक तरह का खाना पीना चाहिए, उनको एक तरह का खाना पीना चाहिए। हमारी धोती बांधने का स्टाइल अलग अलग होगा, है ना, क्योंकि मैं किसान हूँ, मैं झुक के काम करता हूँ, वो पॉटर है, वो बैठ के काम करते हैं, तो हमारी धोती बांधने का स्टाइल अलग अलग होगा। हमारी दिनचर्या अलग होगी, है ना। नॉर्थ इंडिया में मैं किसान हूँ, मैं अर्ली मॉर्निंग जाके काम ख़त्म करके 9 बजे वापस आ जाता हूँ घर, क्योंकि बहुत धूप हो जाती है। वापस आके खाना खाता हूँ, नाश्ता करता हूँ। जो बनिया है वो सुबह नाश्ता करके जाता है अपने काम पर, है ना। हमारे खाने के मिर्च मसाले अलग होते हैं, खाने में घी मक्खन का कंटेंट अलग होता है, दूध घी का कंटेंट अलग होता है, हमारे त्योहार अलग होते हैं, है ना, हमारी कहानियाँ अलग होती हैं। ये सब अलग हैं क्योंकि हमारे काम धंधे हमारे घर में हैं। मॉडर्निटी चलती है स्टैंडर्डाइजेशन पर। स्टैंडर्डाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि घर से अलग हो जाए प्रोडक्शन। तो फैक्ट्री एक स्टैंडर्डाइज स्पेस है प्रोडक्शन के लिए, है ना। फैक्ट्री में जब हम जाते हैं, मैं अपने घर से आया हूँ, आप अपने घर से आए हैं, आप अपने घर से आए हैं, अब हम लोग एक साथ काम कर रहे हैं। मेरी अलग भाषा है, आपकी अलग भाषा है, आपकी अलग भाषा है ना। मुझे छुट्टी संडे को चाहिए, आपको छुट्टी मंडे को चाहिए, आपको छुट्टी एकादशी को चाहिए, है ना। मैं सुबह जल्दी खाना खाता हूँ, आप बाद में खाना खाते हैं। ये सब हम करेंगे तो फैक्ट्री काम नहीं करेगी। फैक्ट्री में काम करें तो वी हैव टू स्टैंडर्डाइज कि भाई मंडे टू फ्राइडे हम काम करेंगे, है ना। सुबह 9 बजे स्टार्ट होगा, शाम को 5 बजे ख़त्म हो जाएगा। आपका जो भी डाइवर्सिटी है वो आप घर में छोड़ के आइए। फैक्ट्री में आपको स्टैंडर्डाइज होना होगा, वरना फैक्ट्री काम करेगी नहीं। ये प्रॉब्लम ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन फैक्ट्री मॉडल का है। जजमानी में इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर एक घर में ही काम हो रहा है। उस काम के हिसाब से हमारे खाना पीना, हमारी दिनचर्या, हमारे रीति रिवाज बंधे हुए हैं। तो मेरी थीसिस थी डाइवर्सिटी पर, कि हिंदुस्तान इतना डाइवर्स क्यों है। और मैंने बहुत जल्दी ये रियलाइज़ किया कि हमारी जो डाइवर्सिटी है वो ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ नहीं है। ऐसा नहीं है कि ईस्ट में अलग है, वेस्ट में। एक ही गांव में इतनी ही रिच डाइवर्सिटी है। हम एक ही गांव के लोग हैं, लेकिन उसी गांव में हमारी डाइवर्सिटी अलग अलग है। हमारे खाने अलग है, हमारे त्यौहार अलग है, हमारी भाषाएं अलग हैं। वो इसलिए है क्योंकि हमारे काम धंधे हमारे घर में चल रहे हैं। उस काम धंधे के हिसाब से हमारे अपना जीवन को व्यवस्थित करना है, संतुलित करना है। तीसरी चीज, अब क्योंकि प्रोडक्शन फैमिली में हो रहा है, दोनों महिला पुरुष प्रोडक्शन में लगे हुए हैं। दूसरा, उस प्रोडक्शन के हिसाब से हमारे घर की व्यवस्था बनी हुई है। अब ऐसे में ये एक बहुत सहज चॉइस है मेरे लिए कि मैं अपना पार्टनर अपनी जाति में ढूंढूं। ये एक बहुत सहज चॉइस है मेरे लिए, है ना। मैं एक लोहार हूं, तो मैं एक लोहार की लड़की से शादी करना चाहूँगा, क्योंकि उसको वो हैमर चलाना है। अगर मैं सुनार की लड़की से शादी करूँगा, सुनार का एक बहुत छोटा हैमर होता है, वो बात बनेगी नहीं, है ना। या मैं एक नोमैडिक शेपर्ड हूँ, भेड़ वाला हूँ, है ना। मैं रोज़ चलता हूँ 50 किलोमीटर, तो मेरी लड़की भी वो हो जो चलना आए। वो किसान की लड़की आएगी तो वो चल ही नहीं पाएगी। हम लोग आज भी ऐसा ही करते हैं। आज भी मैं जब अपने लिए पार्टनर ढूंढता हूँ तो मैं देखता हूँ कि उसको इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, उसको नौकरी करनी आनी चाहिए, है ना। उसको हाँ, इंग्लिश फिल्म देखिए, वो मतलब when I'm finding a partner, I'm still looking for those things. It's not a very unusual thing. तो ये एक मिसनोमर अलग है कि आई एम फ्री टू मैरी एनीवन, इट्स अ मिसनोमर। ऐसा होता नहीं है। When I'm
choosing a partner, I'm taking into consideration all these things. Right? क्योंकि मैं इसलिए बात ला रहा हूँ कि जजमानी पे आक्षेप लगता है कि भाई आप अपनी ही जाति में शादी क्यों करें। वो इसलिए करें क्योंकि आपके घर में काम हो रहा है और आप और आपका पार्टनर दोनों ही काम में लगे हुए हैं, है ना, और आपके बच्चे बड़े होंगे तो उसी संस्कार को उनको लेना होगा, वरना वो बहुत खराब कुम्हार बनेंगे। अगर मेरा बच्चे को कुम्हार बनना है तो उसको संस्कार लेने हैं, वरना वो बहुत खराब कुम्हार बनेगा। इसमें एक और बात है कि मान लीजिए हम 3 कुम्हार हैं और मुझे कुम्हारी नहीं करनी है, मुझे बुनकरी करनी है, वीविंग, तो एम आई स्टक इन कुम्हारी ऑल माई लाइफ और कैन आई स्विच? फ्रीडम ऑफ चॉइस। नाउ दिस स्विच इज पॉसिबल। 2 थिंग्स हैव टू बी इंश्योर्ड। ये जो स्विच है, मैं कुम्हार छोड़कर एक बुनकर बन जाऊं, ये स्विच पॉसिबल है, लेकिन 2 रिक्वायरमेंट्स हैं इसके लिए। पहला रिक्वायरमेंट ये है, अभी हम 3 फैमिली हैं कुम्हारों की, हमने गांव को 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। तो अगर मैं छोड़ के जाता हूं, दे शुड बी एबल टू रीडिस्ट्रीब्यूट द विलेज इनटू 2 पार्ट्स, राइट? दे शुड एग्री टू दैट, क्योंकि उनका वर्कलोड बढ़ जाएगा उससे। ऐसे ही मैं बुनकरों में जाता हूँ, बुनकर के ऑलरेडी 5 परिवार हैं, तो उन्होंने ऑलरेडी गांव को 5 हिस्से में डिवाइड किया हुआ है। अब मैं अगर 6th वन बनता हूँ, दे शुड बी विलिंग टू रीडिस्ट्रीब्यूट द मार्केट इन 6 पार्ट्स। देयर शुड बी इनफ स्कोप इन दैट विलेज। तो अगर ये दोनों चीज़ें एग्री होती हैं तो आई कैन मेक अ स्विच। दे शुड बी विलिंग टू लीव मी एंड दे शुड बी विलिंग टू एक्सेप्ट मी, देन आई कैन स्विच। एक दूसरा, मुझे अपना पूरा जीवन शैली, अपना खाना पीना, अपना त्यौहार, सब कुछ कुम्हारी का छोड़कर अब बुनकरों का अपनाना पड़ेगा। अपने खाना चेंज करना पड़ेगा, अपनी दवाई चेंज करनी पड़ेगी, है ना, हमारी दवाइयाँ अलग अलग होती हैं, है ना, अपने त्यौहार चेंज करने पड़ेंगे, अपनी कहानी चेंज करनी पड़ेगी। ये मैं चेंज कर पाऊंगा तो मैं बुनकर बन सकता हूँ। लेकिन इसलिए ये एक बहुत अननेचुरल शिफ्ट है। ये हो ये सकता है कि मैं कुम्हार हूं लेकिन मेरे को कपड़ा बुनना भी बहुत अच्छा लगता है, ये हो सकता है। तो मेरी जाति कुम्हारी की है, मेरी आजीविका कुम्हारी से आ रही है, लेकिन फ्री टाइम में मैं कपड़ा भी बुनता हूं, उससे मेरी आजीविका नहीं आ रही है ना, आजीविका मेरी कुम्हारी से ही आ रही है। तो एज अ हॉबी मैं कपड़ा बुन लेता हूं, ठीक है। उस कपड़े को अगर कोई ले जाएगा तो मैं उसको उसकी जजबानी मान लूंगा और वो उसको दे देगा रिटर्न में, जो भी देना है, मुझे नहीं देगा। तो ये क्रिटिकल पॉइंट है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। एज अ पॉटर आई मेक पॉट्स एंड आई अर्न माई लाइवलीहुड थ्रू पॉट मेकिंग। In my free time, I also weave a cloth. But cloth weaving is not the source of my livelihood. I do it because I like it. जीवन कैसे चलेगा? नहीं, से अगेन फिर से बोलिए। कुम्हार कुंभ बनाते हैं, उसको कुटुंब में पैदा हुआ, हाँ हाँ, उसका उसमें इंटरेस्ट नहीं है, उसका स्किल भी नहीं है, हाँ, पहले से ही देखा था तो भी उसको स्किल नहीं आ गया, उसको स्किल को कपड़े बनाने में, हाँ, तो स्विच कर जाए, स्विच कर ले, सब आगे से उसका फैमिली स्विच कर ले, हाँ, अगर वो प्रोटोकॉल अलाउ करता है तो। Move to Bharat.
Can you define that for me? ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜಾತಿಗಳಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ವಯಂ ಉತ್ಪನ್ನ ದೂರ ಇರ್ತದೆ ಜಾತಿ ಇದರಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ Can you please explain for one, 2-3 sentences what do you mean by untouchability? No, I understand English. If you can explain to me what do you mean by untouchability? In some villages, some people will be kept distance. अस्पृश्य होते हैं ना सभी लोग कई जातियों में No, what do you mean by distance? They will not touch them. They keep them away from the houses. They have their houses in the corner of the village. ऐसा कई गाँव में है। ठीक है, तो इस सिस्टम में 2 प्रॉब्लम आ सकती हैं, ये आ गई है। एक प्रॉब्लम ये आ सकती है कि कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जिनकी आहार की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो रही है। There can be a case in a village where some people are not able to meet their livelihood from what they are doing. If that happens, that's the failure of the system. There can also be a case where some people are not acknowledged for the contributions they are making. If that also happens, even that can be a breaking of the system. So I am doing something, I am working with the leather and I am making very useful leather products which are very useful in the village. Now there can be a case where that is not ensuring my livelihood. If that happens, there is a problem, the system will break. Or there can be a case where my contribution to the village is not getting acknowledged. If that happens, even that, then the system can break or collapse. The third possibility can be that, remember what I was saying, that all this thing is done with the ultimate purpose that we should all be able to sit together and contemplate on some dharma sankat. So third possibility can be that when we are sitting together to contemplate on dharma sankat, you are not allowed, you stay out. If that happens, even that can break the system. So what is called untouchability, I think primarily means 3 things. One, that your ahar ki suraksha is not getting ensured for some reason. Second, or your contribution to the village is not getting acknowledged, that you are doing a very important contribution. Or third, when we are sitting together to form a samaj, to contemplate, in that meeting you are not allowed. Even that is untouchability. At either of the 3 things, the system can collapse, and probably did collapse. So for the system to function, I have to ensure 3 things. Everybody should be able to meet their livelihood. There should be nobody who says that I can't meet my livelihood. Second, everybody's contribution has to be acknowledged publicly. That yes, it is because of you that our village is able to do this. And third, when we are all assured about tomorrow, and then when we sit to contemplate on Dharma Sankat, everybody is participating in that. I cannot say that no, you are not allowed in this. That will cause a serious breaking of the system. That's the question. You said the dignity of labor of everybody should be respected. That's a major requirement. But that has not happened in many places. That is Yes, the very yes. reason why the Yes. question of Even the livelihood has not happened because of this entire colonial intervention. The livelihood has collapsed. The interesting thing is, हर एक जाति का एक जाति पुराण होता है. हर जाति का एक जाति पुराण होता है. हर जाति पुराण में एक क्वेश्चन आता है कि सबसे श्रेष्ठ जाति कौन सी है, और हर जाति पुराण ये क्लेम करता है कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं. मैं किसान हूं,
अगर मैं खाना नहीं उगाऊंगा तो आप खाओगे क्या? वो पॉटर हैं, अगर वो घड़े नहीं बनाएंगे तो आप पानी कैसे संभालोगे? आप लोहार हो, अगर आप टूल्स नहीं बनाओगे तो बाकी काम कैसे होगा? तो हर जाति पुराण की सेल्फ इमेज ये है दैट वी आर द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड एंड इफ वी आर नॉट देयर द वर्ल्ड विल कोलैप्स। जजमानी व्यवस्था पे दो आक्षेप लगे हैं जो कि फॉल्स है मेरे हिसाब से। एक आक्षेप ये लगा है कि कुछ लोग परमानेंट जजमान हैं और बाकी सब लोग सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। ऐसा नहीं है, हर कोई दोनों रोल प्ले कर रहा है। मैं जजमान भी हूं कुछ लोगों का और कुछ लोगों का मैं सर्विस प्रोवाइड भी कर रहा हूं। परमानेंट जजमान और सर्विस प्रोवाइडर जैसा डिवीजन नहीं है, ये फ्लिप है। कब मैं इन सब का जजमान हूं और इन सब के लिए मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं। जो दूसरा आक्षेप लगा है कि जजमानी सिस्टम में हायरार्की जो है वो लीनियर है। नहीं, जजमानी सिस्टम में हायरार्की है लेकिन वो कॉन्टेक्चुअल है। किसी कॉन्टेक्स्ट में मैं ऊंचा हूं, आप नीचे हैं, किसी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में आप ऊपर है, मैं नीचे हूं। तो ये रोटेशनल हायरार्की है, ये फ्लिपिंग हायरार्की है, लेकिन हायरार्की है। मैं हायरार्की को डिनाई नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं कि हम इक्वल हैं, हमारे बीच में हायरार्की है, लेकिन ये फ्लिप कर जाती है। कॉन्टेक्स्ट चेंज होता है तो हायरार्की फ्लिप कर जाती है। जो आक्षेप ये लगा कि हायरार्की फिक्स्ड है, ऐसा नहीं है। इसका एक थोड़ा सा हिस्ट्री है। जब अंग्रेज़ों ने सेंसस ऑफ इंडिया एक्सरसाइज शुरू किया हिंदुस्तान में, सेंसस ऑफ इंडिया ना, पहला सेंसस हुआ 1870 में और फिर दूसरा हुआ 1890 में शायद। तो दूसरे सेंसस ऑफ इंडिया में एक सवाल था, व्हाट इज योर कास्ट, आपकी जाति क्या है। इस सवाल के उत्तर में 2,30,000 जातियां लिस्ट हुई। In 1890, 2,30,000 castes were enumerated. In the subsequent survey, the population was counted. It was about 25 crores. Let us assume the population of India to be 23 crores in 1890. And let us divide 23 crores by 2,30,000. The average Jati size, caste size is 1,000 people. This is enumeration. My guess is there must have been double the number of castes. धर्मपाल जी ने कहीं लिखा है कि 5 लाख के करीब जातियां थी। अगर 5 लाख जातियां थी 23 करोड़ पॉपुलेशन में, तो एवरेज कास्ट साइज है 500 लोग। जाति का मतलब है 100, 200, 500, 800, 1000, 1200, 1500 लोग। अभी जो हम जाति देखते हैं लाखों करोड़ों की, ये कोई जाति नहीं है, ये कास्ट है। ये सेंसस ऑफ एक्सरसाइज का नतीजा है। जाति एक बहुत स्मॉल पॉपुलेशन होती है, स्मॉल ग्रुप होता है, और उसका कॉन्टेक्स्ट एक गांव में होता है। जो हायरार्की मेरी जाति और आपकी जाति के बीच में है, वो हायरार्की इस गांव में है। हम इस गांव से बाहर निकल जाएंगे तो हायरार्की का मतलब नहीं है। तो आपकी हमारी जाति में हायरार्की है, लेकिन ये बहुत ही कॉन्टेक्चुअल और बहुत लोकल हायरार्की है। अंग्रेजों ने जब देखा कि 2,30,000 जातियां हैं, तो क्लेरिकल सुविधा के लिए उन्होंने इस 2,30,000 को 4,000 में रिकैटेगराइज किया। जैसे उन्होंने कहा कि भाई जो लोग भी पशुपालन में लगे हुए हैं, भेड़ का पालन हो, गाय का पालन हो, ऊंट का पालन हो, सूअर का पालन हो, जो भी पशुपालन में लगे हुए हैं, वो सब यादव हो जाएंगे। तो सब यादव हो गए। या जो लोग भी प्रोडक्शन में लगे हैं, फूड प्रोडक्शन में लगे हैं, चाहे वो अनाज उगा रहे हों, चाहे सब्जी उगा रहे हों, चाहे फल उगा रहे हों, चाहे बाग हो, सब जाट हो जाएंगे। तो इससे मेगा कास्ट बनी। मेगा कास्ट मतलब
लाखों की संख्या में पॉपुलेशन। एक चीज़ उन्होंने किया। दूसरा उन्होंने किया कि अंग्रेज़ों को हायरार्की समझ में आती है, लेकिन ये फ्लिपिंग हायरार्की समझ में नहीं आती है। हायरार्की तो फिक्स होनी चाहिए। तो उन्होंने हायरार्की फिक्स करी। कैसे फिक्स करी? उन्होंने वर्ण और जाति को वो जोड़ दिया कि ये सारी जातियाँ, इनको हम ब्राह्मण कहेंगे, इन सबको हम क्षत्रिय कहेंगे, इन सबको हम वैश्य कहेंगे, इन सबको हम शूद्र कहेंगे। ये अंग्रेजी रिकॉर्ड कहते हैं कि जैसे जैसे उन्होंने ऐसा किया, वैसे वैसे सिस्टम बहुत अनस्टेबल हो गया। ये उनके रिकॉर्ड्स हैं कि जैसे जैसे उन्होंने हायरार्की को फिक्स किया और पैन इंडियन किया, ये सिस्टम बहुत अनस्टेबल होता चला गया। व्हाट आई एम प्रपोजिंग इन फ्रंट ऑफ यू इज कि जाति एक लोकल कॉन्टेक्स्ट में है। एक टिपिकल जाति साइज 500 लोगों का होता है। बल्कि गुरुजी रविंद्र शर्मा की बात अगर सुने तो जाति का साइज अगर बढ़ जाए एक पॉइंट के बाद, तो वो अपने आप को डिवाइड कर देती है नेचुरली। अगर हमारी जाति के बहुत लोग हो जाते हैं तो हम अपने आप ही अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं, है ना। मान लीजिए इस गांव में हम 15 परिवार हो गए पॉटर्स के। अब 15 परिवारों के लिए गांव है नहीं है, तो हम अपने आप को डिवाइड कर लेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे कि भाई ये 5 परिवार ये घड़े बनाएंगे, कोई और घड़ा नहीं बनाएगा, है ना। ये 5 परिवार केवल दिए बनाएंगे, कोई और दिया नहीं बनाएगा। ऐसे हमने अपने आप को डिवाइड कर लिया, अपने अपने नए नाम दे दिए, उससे थोड़े से नए रिचुअल्स पैदा हो गए। तो जाति एक लोकल फिनोमेना है, एक स्मॉल फिनोमेना है। उसका साइज बढ़ता है तो अपने आप को रीडिवाइड कर लेती है, रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेती है। जाति में जो हायरार्की है वो लोकल है, कॉन्टेक्चुअल है, वो पैन इंडियन नहीं है। इसलिए अभी जो हम कास्ट देखते हैं ये जाति नहीं है, ये कास्ट अंग्रेज़ों के सेंसस एक्सरसाइज का सीधा सीधा नतीजा है। ये जो सेंसस हुआ है और सेंसस से जो पॉलिसीज़ बनी है, उससे सोसाइटी का रिकन्फिगरेशन जो हुआ है, उससे ये कास्ट बनी है, उसे कास्ट सिस्टम बना है। एक बहुत अच्छी किताब है कास्ट्स ऑफ माइंड, निकोलस डर्क्स नाम के व्यक्ति हैं, अमेरिकन है, ये अर्ली 90s की किताब है, कास्ट्स ऑफ माइंड। उसको पढ़ेंगे तो इस तरह की बात समझ में आएगी। धर्मपाल जी के काम में भी इस तरह का हिंट मिलता है। जैसे धर्मपाल जी एक कहानी सुनाते हैं, जो भी आपका परिचय होगा धर्मपाल जी का, उनकी किताब के बिल्कुल शुरू में कहानी है कि वो रेल में यात्रा कर रहे हैं और वो देख रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो कि वो भी यात्रा कर रहे हैं और वो अपने घड़े में अपना अपना खाना लेके आए हैं। तो वो रामेश्वरम से हरिद्वार की यात्रा कर रहे हैं। ग्वालियर के रहने वाले लोग हैं ये लोग, और वो अपना खाना लेके चल रहे हैं साथ में। तो धर्मपाल जी उनसे पूछते हैं कि आप लोग एक ही गांव के हैं क्या? तो कहते हैं हाँ हाँ हम एक ही गांव के हैं। तो आप एक ही जाति के हैं क्या? कहते नहीं हम अलग अलग जाति के हैं। तो धर्मपाल जी पूछते हैं अगर आप अलग अलग जाति के हैं तो आप एक दूसरे का खाना कैसे खा रहे हैं? बिकॉज दे आर ईटिंग फ्रॉम द सेम थिंग। तो कहते हैं कि जाति तो गाँव में होती है, गाँव से बाहर निकल के कोई जाति का मतलब नहीं है। अभी तो हम यात्री हैं, हम वापस जाएंगे गांव में तो फिर से हम उस चीज़ को ओढ़ लेंगे। अभी यात्रा में तो हम सब यात्री हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है देखने की। हमारे यहाँ जो भी चीज़ है इसका कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए हमको। कॉन्टेक्स्ट के मिसिंग से ये कन्फ्यूजन हो जाता है, जेन्युइन कन्फ्यूजन होता है। इससे बहुत समाज में कन्फ्यूजन फैला हुआ है। खैर, जो पॉइंट ये था कि जजमानी व्यवस्था में सभी परिवारों की आहार की सुरक्षा सुनिश्चित है और सभी के काम का गौरव सुनिश्चित है, ताकि सभी लोग ड्रामा देख सकें और ड्रामा में जो धर्म संकट हो रहा है उस पर कलेक्टिव कॉन्टेम्पलेशन कर सकें। इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए जजमानी व्यवस्था में बहुत सारी भिक्षावृत्ति समाज का पेट्रनेज है। ये भिक्षावृत्ति समाज कौन है? ये आर्टिस्ट लोग हैं, ड्रामा वाले, पेंटर्स,
संगीत वाले, पपेट वाले, कठपुतली वाले, है ना। एक बहुत बड़ा समाज है समाज का जो घुमंतु है, जो घूमता है, वॉन्डरिंग है और आर्ट परफॉर्मेंस करता है, ड्रामा करता है, स्टोरी टेलिंग करता है, संगीत करता है, पपेट शो करता है, पेंटिंग करता है ना। बहुत तरह के हमारे यहाँ कलाएं हैं। ये लोग घूम घूम के अपनी परफॉर्मेंस करते हैं। जजमानी व्यवस्था में इनको पेट्रनेज दी गई है। जजमानी गांव इन जातियों को इनवाइट करता है, आप आइए हमारे यहाँ और आप रामायण का परफॉर्मेंस कीजिए, ताकि हमारे लोग बैठें और रामायण देखें और रामायण में जो धर्म संकट है उस पर चिंतन हो, है ना। तो कोई आगे ड्रामा करके जा रहा है, कोई पपेट शो करके जा रहा है। तो हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा समाज, शायद 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन आर ऑफ आर्टिस्ट कम्युनिटीज। दे आर आर्टिस्ट परफॉर्मर्स, ड्रामा पीपल, स्टोरी टेलर्स, सिंगर्स, जिम्नास्ट्स, puppet show people, and they are ghumantu, they are wandering, they go from village to village performing their art performances, providing the village population to be an audience to the art performance. तो जजमानी व्यवस्था ना केवल अपने परिवारों को आहार की सुरक्षा दे रही है, बल्कि भिक्षावृत्ति समाज को पेट्रनेज दे रही है, ताकि लोग आर्ट से एंगेज करें। जैसे अभी हम ये मानते हैं हिंदुस्तान में जो रिच आर्ट है वो राजाओं की वजह से है। राजाओं ने रिच पेट्रनेज दी है जिसे रिच आर्ट निकली है। ये बात सही है लेकिन अधूरी है। हिंदुस्तान में जो रिच आर्ट कल्चर है वो समाज के पेट्रनेज से निकली है। एक आम जन सामान्य उसको पेट्रनाइज करता है, जज करता है कि यहाँ पे संगीत में गलत राग आ गया या यहाँ पे एक गलत सुर पकड़ लिया। एक आम आदमी कर रहा है ये, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान कृषि प्रधान सभ्यता नहीं है। जैसे पंडित नेहरू ने कहा कि हम एक अग्रेरियन सोसाइटी हैं, हम एक कृषि प्रधान सोसाइटी है, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है हिंदुस्तान एक उद्योग प्रधान सोसाइटी भी नहीं है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी भी नहीं है। मेरे विचार में हिंदुस्तान एक कला प्रधान, एक कथा प्रधान सभ्यता है। हमारे यहाँ जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है वो कलाओं और कथाओं के द्वारा हो रहा है, और हमारी जो यूनिटी है वो कथाओं और कलाओं द्वारा है। हम लोग डाइवर्स लोग हैं, सब कुछ अलग है हमारा, बट कॉमन क्या है? कॉमन है हमारा धर्म संकट में इंटरेस्ट। एज ह्यूमन बीइंग्स we are naturally interested in धर्म संकट and its resolution। ये जो इंटरेस्ट है धर्म संकट में और उसके रेजोल्यूशन में, ये हमारी कॉमनैलिटी है। और ये इंटरेस्ट हमारा धर्म संकट में, धर्म स्थापना में कथाओं और कलाओं द्वारा कल्टीवेट होता है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पूछे हिंदुस्तान क्या है या कहाँ है हिंदुस्तान, तो मुझे लगता है हिंदुस्तान वहाँ है जहाँ जहाँ लोग राम के धर्म संकट पर विचार विमर्श कर रहे हैं, वहाँ हिंदुस्तान है। या हिंदुस्तान वहाँ है जहाँ लोग अर्जुन के धर्म संकट पर विचार विमर्श कर रहे हैं, या भीष्म के धर्म संकट पर विचार विमर्श कर रहे हैं, या अरविंदो के धर्म संकट पर विचार विमर्श कर रहे हैं, वहाँ हिंदुस्तान है। ये हो रहा है कथाओं और कलाओं के द्वारा, है ना। मेरा कॉलेज मथुरा में था और मेरा एक दोस्त इम्फाल से आया था मणिपुर से पढ़ने के लिए। तो उसने बताया कि उसकी नानी बहुत खुश हुई जब उसका एडमिशन एक कॉलेज में हुआ जो मथुरा के पास था, क्योंकि उसकी नानी कृष्ण को मानती थी
वो इम्फाल है मथुरा से 3000 किलोमीटर दूर, वहाँ बैठी हुई एक बुजुर्ग महिला कृष्ण को मान रही है। मेरे दोस्त का सब कुछ मुझसे अलग है ना, उसके ओरिएंटल फीचर्स हैं, उसकी भाषा अलग है, खाना अलग है ना, सब कुछ अलग है। वो कृष्ण में जो इंटरेस्ट है ये कॉमन था उसमें और मेरे में। तो मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी में जो यूनिटी है वो है हमारा कलेक्टिव इंटरेस्ट इन धर्म संकट एंड आवर कलेक्टिव संकल्प टुवर्ड्स धर्म स्थापना। दिस इज द कॉमन थिंग इन अस, एवरीथिंग एल्स इज वेरीड। तो हम लोग बैठे हुए हैं इस ज़माने में, जो चिंतन का विषय है वो ये है कि इस ज़माने में क्या धर्म संकट है और उस धर्म संकट के रेजोल्यूशन के लिए क्या किया जाए। ये चिंतन का विषय है प्राइमरीली, इससे हमारी सामाजिकता बनती है। कोई सवाल किसी को पूछना हो तो? This idea of Jatmani system, right, when did it originate? Do you know anything about it? And the geographical spread of it, can we say it as Akhand Bharat from Afghanistan to India? You even mentioned the northeast, right? Does it even go beyond that? So as I said, the geographical spread is wherever people are contemplating on the Dharma Sankat of Ram or Arjun or Bhishma or Aurobindo. Wherever people are contemplating on the Dharma Sankat of these characters, there Hindustan is spread. It can even be in Bali. I am not being a expansionist here. I am not saying Indian boundaries, Indian army, I am not saying that. But I am saying that is where India is. Wherever contemplation on Ram Dharma Sankat is happening. When did it start? So I will tell you a ऐतिहासिक कथा, not a historical कथा. I will tell you ऐतिहासिक कथा. ऐतिहासिक कथा सुनाता हूँ एक. वो कथा ये है कि जब महाभारत का युद्ध हो गया और विशाल जनहानि हो गई, हजारों लोग मर गए, सारा समाज का टैलेंट मर गया, खत्म हो गया, तो जो बचे हुए लोग थे उन्होंने नैमिषारण्य वन में 12 साल एक कॉन्फ्रेंस करी। 88,000 ऋषि मुनि नैमिषारण्य वन में 12 साल तक बैठे, ये देखने के लिए कि रामायण की महाभारत हो क्यों गई, वेयर डिड वी गो रॉन्ग। उस कॉन्फ्रेंस का नतीजा जो निकला वो ये व्यवस्था निकली। इसका मतलब ये है कि अभी टाइम आगे दोबारा ऐसी कॉन्फ्रेंस करने का, एक नई व्यवस्था को इमेजिन करने का, जिसका सोर्स तो बीज ही होगा। पूर्ण प्रमति का जो स्लोगन है, बीज की रक्षा करना, वो सोर्स होगा, लेकिन उसे री इमेजिनेशन करने का टाइम आ गया है। यस मैम। That is, it shouldn't be very super
learn from the ruins and reconstruct the contextually and interconnected. Yes, I think there is a time, this is the time to reimagine, but reimagination has to come from a sense of past. It cannot be in the absence of sense of past. When Imitation or reconstruction or recreating the past. no, that can't be possible. That's not possible. That is not possible. So in the 50s or 60s, there was a very famous Dilip Kumar song. I don't know how many of you follow. छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, आओ लिखेंगे एक नई कहानी. ये पॉसिबल नहीं होता. ये पॉसिबल नहीं है. We can never leave our past. हाँ We cannot stop from going forward. हाँ, तो रीइमेजिन करने के समय आ गया है, लेकिन उसका बेसिस सेंस ऑफ पास्ट में होगा. Can you please explain that sense of past? I mean, Yes, what I was also thinking, what does it mean? So my sense of past tells me that the progression of time like Kusuma will get angry with me. So one way of looking at time is that there was one king, then the next king, then the next king, or this war, that war led to this war, you know. The other way of looking at it is that first there was Stone Age, then Copper Age, then technology, you know, then now we have Internet Age. And my sense of past tells me that the way to look at time, progression of time, is that there was this Dharam Sankat. When that got resolved, a new Dharam Sankat was born. Then a new Dharam Sankat was born. What does it mean? It means we need to see what is the Dharam Sankat today. What's the origin of that Dharam Sankat? And therefore, what can be done to resolve that? So that is the reimagination part. What to do to resolve the Dharam Sankat of today. But the appreciation of the Dharam Sankat today would come from the sense of past. For example, very trivial example, one Dharam Sankat today is that wherever my livelihood is there, my parents can't be there. My livelihood is in Bangalore, my parents are in my village. मतलब धर्म संकट आज का है, ये एक धर्म बहुत कॉमन धर्म संकट है कि मेरी आजीविका जहाँ पे है, मेरे माता पिता वहाँ नहीं है. मेरी आजीविका बैंगलोर में है, दिल्ली में है, लेकिन मेरे माता पिता तो मेरे गांव में है. तो मैं उनकी सेवा करूं या अपनी आजीविका, ये धर्म संकट हम सभी डील कर रहे हैं इससे, है ना. इसका रेजोल्यूशन क्या होगा? इसके लिए री इमेजिनेशन चाहिए. लेकिन इस धर्म संकट के एप्रिसिएशन के लिए सेंस ऑफ पास्ट होना बहुत ज़रूरी है. ये एक ऐसे एग्जाम्पल है, और भी धर्म संकट होंगे. मेरा मानना यह है कि किसी भी ज़माने में हैंडफुल ऑफ धर्म संकट ही होते हैं, लेकिन वो अनंत डिस्प्यूट्स में मैनिफेस्ट होते रहते हैं. सो व्हेन वी सी अ डिस्प्यूट, we try to analyze a dispute, whatever dispute, two people fighting on the road, or Russia and America fighting. We are drawn towards the dispute and we try to analyze the dispute. Now my very good Marxist friends will try to locate the economic reason behind any dispute. My Marxist friends believe कि हर डिस्प्यूट के गर्भ में कोई आर्थिक संकट है, ऐसा मेरे मार्क्सिस्ट दोस्त मानते हैं. मुझे लगता है ये इनफ नहीं है. हर डिस्प्यूट के गर्भ में कोई धर्म संकट है, कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा. तो आज क्या डिस्प्यूट्स हैं, बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं, उन सभी के गर्भ में कोई धर्म संकट होगा. उसको आइडेंटिफाई करना एक काम है. तो मैं कह रहा था, मुझे लगता है कि किसी भी ज़माने में हैंडफुल ऑफ धर्म संकट होते हैं,
जो कि अनंत डिस्प्यूट्स में मैनिफेस्ट होते रहते हैं. सो आवर एनालिसिस ऑफ एनी डिस्प्यूट मस्ट गो टू द धर्म संकट, एंड देन फ्रॉम दैट अ रीइमेजिनेशन हैज टू इमर्ज. So first of all, we have to list those dharma sankats. Maybe not list, just identify one. Even resolution of one can lead to a resolution of the other dharma sankat. Like migration from villages into Maybe, cities. maybe. सर हमारे वही धर्म संकट है कि हम दो आइडियोलॉजीज के बीच में है कि माता पिता को सम्मान करना है, उनको भी देखना है, फिर भी हमारे वर्क प्लेस अलग है, पर हमको उत्तर नहीं मिल रहा है कि ये सब छोड़ दो, यहाँ पे जाओ या फिर यहाँ रहो. That is the धर्म संकट. तो ये नाराज हो जाएंगे. ये जनरेशन का काम है, ये ईयर्स में नहीं होगा. दिस इज नॉट समथिंग दैट कैन रिजॉल्व इन ईयर्स. इट विल टेक जनरेशंस टू गेट रिजॉल्व. That's like the Gandhi who advised that you either leave your job with the king and go back to your village. हाँ, but that was not a solution, it was an advice. Yes, ma'am. If we just think of two milestones of the nation, like one is maybe the colonial era, Indian colonial era, and one may be the globalization. Two are the milestones, they are also contributing to this Dharma Sanka, as I can Yeah, globalization is nothing but colonization extended. It's the same thing. Before we, like maybe colonial, India colonial was not in our hands. Maybe like globalization was like an imposed situation we brought into the country. Why don't we take some kind of measures so that that can be balanced, something can be done so that Dharma Sanka will not be a situation. No, we must keep trying, but it's not easy. Dharma Sankat takes, let me put it this way, resolution of Dharma Sankat will result in Yug Parivartan. Yug Parivartan Dharma Sankat के resolution से हो जाता है, which takes time and effort and I don't know how many generations. 4,27,000 years. Huh? 4,27,000 years. Yuga Parivartan. I don't know how many years, but like another धर्म संकट कुसुमा we have is कि हम एक आइडिया है कि हम स्टोन एज से निकलकर मेटल एज, इलेक्ट्रिसिटी एज, इंटरनेट एज, नॉलेज एज में आ गए, और एक है हम सतयुग से निकलकर कलयुग में आ गए. तो हम हैं कहाँ, हम कहाँ पे हैं ये हमको नहीं पता है ना. आज मुझे लगता है हम बहुत प्रोग्रेस कर गए, कल मुझे लगता है कि हम लोग तो बहुत ही गिर गए. तो मैं कंफ्यूज हूँ. That's ये- what you mean by the sense of the past. हाँ, तो ये एक धर्म संकट है. And it's exactly contradictory also. It is, it To is. try to solve one, another gets really. Yes. Both would be true at the same time. Okay, that's a good point. धर्म संकट by definition is where you can't take sides. राम भी ठीक है, सीता भी ठीक ही लग रही है. है ना? So that's what धर्म संकट is, that you can't take sides. You try to take Ram's side, then you also think of Sita. No, Sita also has a point. But then when we say resolving Dharma Sankat, then what do we mean? We ultimately have to take a side. Or maybe something third. एक अभी दिसंबर में जो हमारा वो हुआ रिम्पोचे जी के साथ गोष्ठी, उसमें धर्म संकट आ गया, वो पूर्ण प्रमोति ने क्रिएट किया. रिम्पोचे जी हिंदी में बात किए 2 दिन, है ना. Third day, Shashi Rekha madam went to Rinpoche ji with folded hands that, sir, I didn't understand anything because I can't follow Hindi. So Rinpoche ji was, why didn't you tell me?
So he said that one request has come that I should speak in English. Then Dhananjay Acharya said, sir, I can't follow English. So this was a Dharm Sankat. How do I talk now? So we were giving very utilitarian answers. Ki Rinpoche ji, you talk, will translate, or you speak one language, one sentence in Hindi, then another sentence in English. It was a very utilitarian answer on our part. Rinpoche ji said कि मेरी मातृभाषा तो तिब्बती है, हिंदी और अंग्रेजी में टूटी फूटी बोलता हूं, लेकिन बनारस के उस पंडित ने मुझे टूटी फूटी हिंदी बोलने का अधिकार दिया है, टूटी फूटी अंग्रेजी बोलने का अधिकार मुझे किसने दिया नहीं, तो मैं हिंदी में बोल लेता हूं. Now that didn't resolve the problem. मतलब I'm sure Shashi Rekha madam would still have not understood much, but I think he was taking a jump from that paradigm. It's maybe not a very good example, but even I don't know what solution of Dharm Sankat looks like. Yes. Yes. So you are mentioning few things related to the Dharma system. One is everyone's livelihood should be safeguarded, and second, dignity of each and every level should be respected. Excellent principles. So I'm talking about before the coming of the British, before colonialism. The dignity of labor part seems to have compromised from what I have read to an extent. What about the first thing that following the Dharma system, where everyone's livelihood always secured in all sorts of time history? Yes, yes. So let me make a claim. ये जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है ये रीसेंट है. हिंदुस्तान में बड़ी समस्या अनएम्प्लॉयमेंट है ना. हर बच्चा अपने लिए एम्प्लॉयमेंट ढूंढता है. ये रीसेंट समस्या है और ये डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है जाति व्यवस्था के कोलैप्स का. जाति व्यवस्था ने सभी का एम्प्लॉयमेंट सुनिश्चित किया हुआ था. It is a very inefficient way of living that every child has to look for work from the scratch. An efficient way of living is that every child is given work as part of his family. Okay. So I am making a claim that the problem of unemployment is very new in India, and it is a direct consequence of the collapse of the Jati Vyavastha. Of course, the other problem, objection is that not everybody's labor was given the due dignity. I don't think so. But maybe, if that was the case, it was a problem. Is there any mechanisms in place to set things right in the way? Yes, yes. See, this is a functioning system. A functioning system doesn't mean that it does not have problems. It has problems, but it also has mechanisms to address those problems. Like if this is a problem that my labor was not acknowledged, I can call a panchayat, which will address this problem. If the panchayat fails, I'll call a Kha panchayat. I'll go to the king. There have to be mechanisms to address a problem. I'm not saying that this system has no problems. I'm saying this system has problems, and then there are mechanisms built in to resolve those problems. Some problems get resolved, some don't get resolved. That's also there. The role of the panchayat is very important here. Panchayat is a decision-making body, yes. So how was it created? Like, do people choose the panchayat? Yes, yes. Oh, absolutely. अगर आपका और मेरा झगड़ा है तो पंचायत बुलाएंगे. कौन होगा पंचायत में? नहीं. Five is not the word. The word panch is actually it means expansion. It should cover, like the world is called prapanch, expansion. So 5 is not a literal thing. It can be 2 people also. It can be 10 people also. The idea is it should have the complete mandate.
तो कौन होगा पंचायत में? पंचायत में वही होगा जिस पे आप और मैं दोनों एग्री करते हो। सपोज मैं बोलूं कि पवन जी को पंचायत में ले आते हैं, तो आप बोल सकते नहीं नहीं, आई डोंट एग्री, ये तो आपके वो है, ही विल फेवर यू, है ना। आप बोलते हैं कि है ना उसको पंचायत में ले आते हैं, मैं बोलता नहीं नहीं, आई डोंट ट्रस्ट हिम। सो ओनली ही कैन बी पार्ट ऑफ द पंचायत हु एंजॉयज बोथ योर एंड माई ट्रस्ट। ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं। अब एक नेचुरल चीज़ है कि गांव में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी रेपुटेशन होती है कि यार दे एंजॉय ट्रस्ट ऑफ एवरीवन, ऐसा बहुत नेचुरल होता है। बट द पॉइंट इज कि द डिस्प्यूटिंग पार्टी शुड एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द पंचायत, एक। दूसरा, जो निर्णय है वो मेजॉरिटी से नहीं है, वो कंसेंसस से है। अगर 5 लोग बैठे हैं तो ऐसा नहीं है कि 3 वर्सेस 2 में निर्णय हो गया, नहीं। ईदर द 5 हैव टू से यस और द 5 हैव टू से नो। और तीसरा, जब रिजॉल्व हो गया डिस्प्यूट तो पंचायत डिसॉल्व हो गई, कोई परमानेंट बॉडी नहीं है। तो हम कुम्हार लोग हैं, हमारा झगड़ा हुआ तो कुम्हारों की पंचायत बैठी, उसमें बाकी लोगों को कोई मतलब नहीं है ना। या एक कुम्हार का और एक लोहार का झगड़ा हुआ तो गांव की पंचायत बैठी, या एक गांव का दूसरे गांव से झगड़ा हुआ तो फिर एक और पंचायत बैठी। तो पंचायत इज रेज्ड व्हेन अ डिस्प्यूट इज देयर, इट इज डिसॉल्व्ड व्हेन द डिस्प्यूट इज रिजॉल्व्ड। इट इज नॉट अ परमानेंट बॉडी, नंबर 1। नंबर 2, इट इज नॉट अ जाति। किसी की लाइवलीहुड नहीं है झगड़ा सॉल्व करना। जैसे अभी लाइवलीहुड है झगड़ा सॉल्व करना, वो नहीं है। तो महात्मा गांधी की किताब है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज ने कहा, महात्मा गांधी ने, कि लॉयर और डॉक्टर, ये 2 प्रोफेशंस जो हैं ये पाप है। क्यों पाप है? तो अगर मेरी आजीविका डिस्प्यूट रेजोल्यूशन से आ रही है, लेकिन डिस्प्यूट ही नहीं है, तो मेरी आजीविका कहाँ से आएगी? तो मेरी आजीविका के लिए ज़रूरी है कि डिस्प्यूट्स हों, और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की ज़रूरी है कि ज़्यादा डिस्प्यूट हों और लंबे लंबे डिस्प्यूट चलें, है ना। तो आप डिस्प्यूट लेके आए मेरे पास, अगर मैं एक ही सिटिंग में रिजॉल्व कर दूँ डिस्प्यूट, तो मेरा आजीविका क्या है? सो दैट डिस्प्यूट शुड टेक 10 सिटिंग्स, 20 सिटिंग्स। ऐसी डॉक्टर, अगर मेरी आजीविका बीमारी ठीक करने से आ रही है, लेकिन कोई बीमारी नहीं पड़ रहा है, जो हो रहा है बीमार वो घर में किचन में ही कुछ खा के ठीक हो जा रहा है, तो मेरी आजीविका कहाँ से आएगी? और अगर मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होना है, मैं चाहता हूँ लोग बीमार पड़े, है ना, मैं दवाई दूँ, उस दवाई का साइड इफेक्ट हो, फिर मैं फिर दवाई दूँ, तो इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन है ये। तो पंचायत जाति नहीं है, किसी की लाइवलीहुड नहीं आ रही है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन से। No, nothing. They can't take anything. They can't take anything. That will be a very serious crime if somebody takes a fee for dispute resolution. Yes, ma'am. Can you tell us a little more on the role of teacher in this judgment system, education? तो धर्मपाल जी ने किताब लिखी द ब्यूटीफुल ट्री, आप लोग शायद जानते होंगे। ब्यूटीफुल ट्री अंग्रेज़ों के दस्तावेज़ों का रिप्रोडक्शन है। अंग्रेज़ों ने जब सर्वे किया तो पाया कि बंगाल में 1 लाख स्कूल हैं पूरे बंगाल में। ऐसे ही जब मद्रास प्रेसिडेंसी का सर्वे किया तो थॉमस मुनरो ने कहा, दिस इज नॉट अ सिंगल विलेज which does not have at least 1 school। ऐसी बॉम्बे प्रेसिडेंसी भी हुआ, ऐसी पंजाब में भी हुआ। कहने का मतलब यह है, वो धर्मपाल जी की किताबें दिखाती है अंग्रेजी दस्तावेज़ों से कि हिंदुस्तान के हर गांव में स्कूल है और 1 से अधिक स्कूल है, नंबर 1। नंबर 2, उन स्कूलों में
कौन बच्चे पढ़ रहे हैं इसका भी सर्वे है। तो ये अंग्रेजी दस्तावेज हैं, मुझे ब्रेकअप ठीक से याद नहीं है, कि जो अपर कास्ट है वो 20-30% है और जो लोअर कास्ट है इवन दी आउटकास्ट वो 70% बच्चे हैं। ये अंग्रेजी दस्तावेज है कि हिंदुस्तान के हर गांव में स्कूल है, स्कूलों में जो बच्चों का जो प्रोपोर्शन है वो हर जाति के बच्चे हैं, है ना। 20-30% बच्चे अपर कास्ट के हैं, 70% बच्चे लोअर कास्ट आउटकास्ट के हैं। ये उनके शब्दावली है। आउटकास्ट लोअर कास्ट मेरी शब्दावली नहीं, उनकी शब्दावली है। School you mean Gurukul? नो स्कूल, स्कूल दे आर यूजिंग द वर्ड स्कूल। फिर यस यस, सो व्हाट इज नॉर्मल स्कूल मील? फिर इसमें यह है कि इसमें क्या पढ़ाया जा रहा है। तो रामायण महाभारत भी है, तर्क भी है, मैथमेटिक्स भी है, मतलब पूरी लिस्ट दी गई है कि क्या क्या इन स्कूलों में सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं। फिर स्कूल गोइंग एज भी लिखी हुई है कि 5 साल की उम्र में बच्चे का एडमिशन हो रहा है और 15 साल की उम्र में बच्चा ग्रेजुएट कर रहा है ना, ये भी लिखा हुआ है। ये स्कूल है। फिर हायर एजुकेशन की भी लिस्ट है कि हायर एजुकेशन में क्या क्या हो रहा है। ये एक एजुकेशन हो रहा है। ये एजुकेशन का लाइवलीहुड से कोई मतलब नहीं है। लाइवलीहुड के लिए जो स्किल चाहिए वो तो आप घर में ही सीख रहे हैं। अगर मैं कुम्हार हूं, कुम्हारी का स्किल मुझे घर में ही मिल रहा है, उसके लिए मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं। स्कूल में जा रहा हूं मैथ्स पढ़ने के लिए, एस्ट्रोनॉमी पढ़ने के लिए, डांस सीखने के लिए, महाभारत रामायण पढ़ने के लिए, लॉजिक सीखने के लिए, भाषा सीखने के लिए। और मैं कब जा रहा हूं? 5 साल की उम्र में जा रहा हूं और 15 साल की उम्र में ग्रेजुएट कर रहा हूं। कौन कौन जा रहा है? ब्राह्मण भी जा रहा है, चर्मकार भी जा रहा है, वीवर भी जा रहा है, मुसलमान के बच्चे भी जा रहे हैं, लड़कियां भी जा रही हैं। ये उस डेटा में मिलता है। फिर कुछ बच्चे हैं जो हायर एजुकेशन में जा रहे हैं, सब नहीं जा रहे हैं, कुछ जा रहे हैं। ये डेटा मिलता है। ये एक बात है। ये स्कूल सपोर्ट कैसे हो रहा है? ये राजा सपोर्ट नहीं कर रहा है। गांव का जो प्रोडक्शन है उसका एक हिस्सा स्कूल को जा रहा है। तो जो मैंने कहा ना कि फसल कट गई, जजमान आके अपने अपने हिस्सा ले गए, एक हिस्सा समाज को चला गया, वो जो हिस्सा है वो इसको जा रहा है। जो टैक्स राजा को जा रहा है वो राजा को नहीं जा रहा है, वो वहीं एलोकेट हो रहा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैं इसमें आपका 5 मिनट ध्यान चाहूँगा, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। हिंदुस्तान में जो टैक्सेशन है वो कैसा है? वो परसेंटेज है। उसको नॉर्थ इंडिया में हम लोग कहते हैं छठ। छठ मतलब 1/6 या कई जगह चौथ भी कहते हैं, 1/4। मतलब ये कि जो भी इस गांव में प्रोड्यूस हुआ है उसका 1/6 जाएगा राजा को, है ना। ये हमारा टैक्सेशन है। अब वो राजा को नहीं जा रहा है, वो राजा बोल रहा है कि आप जो टैक्स है उसको आप अपने स्कूल में लगा दीजिए। अभी क्या होता है, अभी हम टैक्स देते हैं, वो टैक्स कलेक्ट होता सेंट्रल गवर्नमेंट पे जाता है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको एलोकेट करती है ना, आईआईटी को, आईएएम को। ऐसा नहीं हो रहा है। जो टैक्स इकट्ठा हुआ राजा के नाम का वो वहीं पे ही चला गया स्कूल को, वो राजा तो जाने की ज़रूरत नहीं है उसकी। तो जो हमारे स्कूल्स हैं वो लोकल रेवेन्यू वहीं पे सोर्स है उनका, वो एलोकेशन नहीं हो रहा है, राजा एलोकेट नहीं कर रहा है। तो जब अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने कहा कि ये जो सिस्टम है ये अनसाइंटिफिक सिस्टम है टैक्स कलेक्शन का। क्यों अनसाइंटिफिक है? क्योंकि जो हमारी इनकम है वो तो वेरिएबल है। मतलब अगर किसी दिन बहुत अच्छी बम्पर क्रॉप है तो 1/6 ज़्यादा होगा, और किसी साल अगर ड्रॉट पड़ा हुआ है तो 1/6 कम होगा। तो हमारा जो रेवेन्यू है वो फ्लोट, इट विल चेंज if the rainfall is good or if the rainfall is bad. But our expenditure is in salaries, which is a fixed salary. So our expenditure is fixed, therefore our income should also be
फिक्स्ड। तो हम लोग 1/6 या 1/4 नहीं लेंगे, हम लोग फिक्स्ड टैक्स लेंगे। फिक्स्ड टैक्स का मतलब क्या है? तो हम सर्वे करेंगे, हर साल सर्वे करेंगे कि इस साल इस गांव में कितनी यील्ड हुआ, अगले साल कितना यील्ड हुआ, फिर कितना यील्ड हुआ। ऐसा हमारे पास 10 साल का डेटा है कि इस गांव में हर साल कितना यील्ड हुआ, उसका हमने एवरेज कर लिया। तो मान लीजिए एवरेज में आ गया कि इस गांव में 10 टन अनाज होता है। अब हम फिक्स करेंगे कि हमको 80 टन टैक्स चाहिए। तो लोगों ने बोला 80 टन नहीं है भाई, 1/6 तो होता है 18%। हाउ कैन यू गो फ्रॉम 18% to 80%? इफ यू डू दैट पीपल विल रिवोल्ट। तो उन्होंने कहा बट हम अपने किसानों को, इंग्लैंड में तो हम 80% लेते हैं, हाउ कैन वी बी अनफेयर टू आवर पीपल? अगर हम वहां पे 80% ले रहे हैं, हमको यहाँ पे भी 80% लेना चाहिए। बट ये ऑब्जेक्शन सीरियस था कि भाई आप 18% से 80% कर देंगे तो पीपल विल रिवोल्ट। तो वो 50% पे फिक्स हो गया। 50% का मतलब है कि 50 टन, हम इस गांव से 50 टन, सॉरी 10, अगर 10 टन हमारा प्रोडक्शन है तो हम 5 टन हम इस गांव से टैक्स लेंगे। वो फिक्स हो गया एक। दूसरा फिक्स ये हुआ कि हम तो सैलरी देते हैं रुपीज़ में, तो हम अनाज नहीं लेंगे, हम रुपी लेंगे, पैसा लेंगे। तो 50 टन का जो मार्केट वैल्यू है हम वो लेंगे। तो हम 50,000 रुपये लेंगे लेट्स सपोज इस गांव से। तो अब इस गांव को 50,000 रुपये एनुअल टैक्स देना है। इसमें बहुत गड़बड़ हुई। किसी दिन रेनफॉल फेल करे तो कहाँ से देगा? इसमें फिर उसको प्रेफरेंस देने लगे जो कि कैश क्रॉप्स हैं। इससे ये क्या हुआ कि जो स्कूल्स थे उनको जो सपोर्ट था वो ख़त्म हो गया, क्योंकि सारा एक्सेस जो है वो टैक्स में जाने लगा। फिर अंग्रेज़ों ने कहा कि हम यहाँ से फंड्स एलोकेट करेंगे कि किस स्कूल को जाएगा। तो हमको इस स्कूल को सपोर्ट नहीं करना है, हम एक क्या है वो कलकत्ता में क्राइस्ट कॉलेज खोलेंगे, है ना, हम उसको सपोर्ट करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो एजुकेशन थी उसको समाज की पेटर्नेज थी, वो छीन कर स्टेट पे आ गई और फिर स्टेट ने उसको पेटर्नाइज किया जो उनके मतलब का एजुकेशन था, जिससे समाज का एजुकेशन खत्म हो गया। तो बेल्लारी के कलेक्टर की रिपोर्ट है कि ये स्कूल को एज मच एज 97% का सपोर्ट खत्म हो गया। वो अपने डिस्ट्रिक्ट में कह रहा है कि हमारे स्कूल को जितना सपोर्ट मिलता है 97% ऑफ इट वाज इन दिस सिस्टम, इट गॉट वैनिश्ड। तो हमारे स्कूल्स हमारे समाज से सपोर्टेड थे, मतलब समाज का डायरेक्ट वहाँ पे रेवेन्यू एलोकेशन था। और कॉलोनाइजेशन से जो टैक्सेशन में बदलाव आया उससे हमारे स्कूल अनाथ हो गए और सड़क पर आ गए। यस, सो द टैक्स वाज गिवन बाय द विलेज। तो हर गांव में एक पटेल होता है, पटेल को कन्नड़ा में भी कुछ शब्द होगा, हेड, विलेज हेडमैन। ये उसकी जिम्मेदारी है कि टैक्स पैदावार का इतना हिस्सा राजा को जाए। हाँ, फ्रैगमेंट्स हैं, जैसे शादी में दिखता है जजमानी सिस्टम। जब हम शादी करते हैं उसमें उसके बहुत रिच रेमिनेंट्स दिखते हैं, किसको देना है, क्या देना है ना, कैसे देना है। मेरी जब शादी हुई तो मैं एक बहुत ही मॉडर्न लड़का था। मैं चाहता था कि मेरी शादी में बस 10 लोग आए, 10 लोग लड़के वाले, 10 लोग लड़के वाले, है ना। मेरी माँ ने कहा कि हाउ कैन वी लीव देम, हाउ कैन वी लीव देम, हाउ कैन वी लीव देम, है ना। मेरे वो टीचर जिन्होंने मेरे पिताजी को कहा कि तुम साइंस लो,
वो जिंदा है, वी मस्ट इनवाइट देम। तो 1000 लोग आए मेरी शादी में, और मेरी माँ ने सबका मान किया, किसको धोती जाएगी, किसको साड़ी जाएगी, किसको पैंट का कपड़ा जाएगा, किसको कैसे वो होगा, है ना। वो पूरा रिचुअल था, वो शादी में दिखता है। वो यहां पे भी दिखेगा। मैं लेक्चर लेके फीस नहीं ले रहा हूं, है ना, तो एक ऋण रह जाएगा आपके ऊपर, वो पूरा करना होगा। मैं लेक्चर लेने क्यों आया? क्योंकि एक ऋण था मेरे ऊपर, श्रीनिवास का, नवज्योति सर का, है ना। वो यहाँ पे भी चलेगा, बट वो फ्रैगमेंट्स हैं, सिस्टम नहीं है। अगर मैं कहूँ कि उस गांव में जाके स्टडी करो, ऐसा कोई गांव है नहीं। अभी तो गांव वही है जो वो कह रहे हैं, है ना। वो डिस्प्यूट्स हैं, वो अनटचेबिलिटी है, वो कास्ट है, वो सब प्रॉब्लम्स हैं अब गांव में। वो देखेगा, इट हैज़ टू बी इमेजिन्ड, इट कैन नॉट बी सीन नाउ। ऐसा लगा। मतलब जब मैं जजमान हूं तो मैं ऊपर हूं और आप मुझसे नीचे हैं। जब आप जजमान हैं तो आप ऊपर हैं, मैं आपसे नीचे हूं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे जब हार्वेस्ट हो गई तो कुम्हार अपना वो लेना आया ना, वो मेरा जजमान था। जब कुम्हार ने मुझे पॉट्स दिया तो मैं उसका जजमान था। एट द एंड ऑफ द सीजन जब हार्वेस्ट हो गई तो वो जजमान था, मैंने उसके लिए फसल बनाई है। बिल्कुल। ये एक मिसनोमर है कि कुछ लोग जजमान हैं, बाकी लोग सर्विस प्रोवाइडर। ऐसा नहीं है, हर कोई दोनों रोल प्ले कर रहा है ना। एक बहुत फेमस किताब है वाइजर की, द हिंदू जजमानी सिस्टम। वाइजर, WH वाइजर, द हिंदू जजमानी सिस्टम। all our sociology friends make use of that book, but they read it wrong. In that book, Weiser clearly says that everyone in turn is a master and everyone in turn is a service provider. He is using the master for the jajman. This is a statement he makes. All my friends ignore that statement. मैं वाइजर का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जब कोई अंग्रेज कुछ कहता है तो हम उसको ऑब्जेक्टिवली मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए हमको। सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इन सब्जेक्ट्स का एक मैंडेट है। वो मैंडेट क्या है कि हमको नेटिव्स को स्टडी करना है। और नेटिव्स कौन है? जो अनसिविलाइज्ड लोग हैं वो नेटिव्स हैं। अनसिविलाइज्ड क्यों है? क्योंकि क्रिश्चियनिटी वहाँ नहीं पहुँची है। नहीं, ये मैंडेट है एंथ्रोपोलॉजी का। एंथ्रोपोलॉजी का मैंडेट ये है कि ये जो नेटिव सोसाइटी है, व्हाई डिड इट गेट डिफीटेड, एंड नाउ दैट इट हैज गॉट डिफीटेड, इट्स नॉलेज सिस्टम इज गोइंग टू वैनिश। सो बिफोर इट वैनिशेज, हाउ कैन वी लर्न गुड थिंग्स फ्रॉम दैट? यू सी, दैट्स द मैंडेट। एंथ्रोपोलॉजी का मैंडेट क्या है कि ये समाज क्यों डिफीट हुआ, और क्योंकि अब डिफीट हो गया है तो इसकी जो ज्ञान परंपरा है वो विलुप्त हो जाएगी। उससे पहले हम लोग कुछ सीख लें, इनसे कुछ काम की चीज़ सीख लें। इसमें दो अजम्पशंस हैं। एक तो आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉर रीजंस फॉर इट्स डिफीट, तो मैं उस पर कमी ढूंढ रहा हूँ, मैं उस पर कॉन्ट्रडिक्शंस ढूंढ रहा हूँ। दूसरा, आई एम ट्राइंग टू लर्न द यूजफुल थिंग्स, बट वॉट इज यूजफुल, दैट आई एम सीइंग फ्रॉम माई दृष्टि। So anthropology imposes a drishti of usefulness and uselessness. So is the case of sociology. So these are not objective disciplines. These are heavily mandated disciplines. We must be very careful with that. This word tribe, caste is a very mandated word. But I was using the name Weiser because people take me seriously if I use the name Weiser. Otherwise, people don't take me seriously. Are we still afraid of that people take us seriously or not seriously?
there or should we go ahead? I'm just asking. You must be tactful. You must know the audience you're addressing. Every lecture is not to, any lecture is not to a wall, it's to an audience. I must know the audience I'm addressing. Yes, ma'am. More than the written part that whatever we get, that inherited core mandates that are inbuilt inside those communities or whatever groups of the people. How any efforts have been made to dig out those? I'm sure they are made. I cannot claim that I'm the only person doing that. I'm sure there would be. I think our biggest impediment is colonization of the mind. A lot of my friends, anthropologists, sociologists, when they go to study the system, they are not aware of the bias of the subject which they are carrying with them. They should be aware of that. For example, if I want to go and study the potters, then I must go to that Bhikshavritti community who performs the Jati Puran of this. Every community has a Bhikshavritti community who performs the Jati Puran of that community. What does Jati Puran say? The Jati Puran tells me about that community. इनके अधिकार, इनके responsibilities, इनका profession, इनके त्योहार, इनका इतिहास. तो अगर मुझे कुम्हारों को पढ़ने जाना है तो मुझे कुम्हारों की भिक्षावृत्ति जाति को संपर्क करना चाहिए और उनके जाति पुराण को लेकर इनका अध्ययन करना चाहिए. मैं तो अभी डायरेक्टली जाता हूँ एक क्वेश्चनर लेकर. उस क्वेश्चनर में क्या होता है सर? उस क्वेश्चनर में होता है कि आप किसके यहाँ का पानी पी सकते हैं और आपके यहाँ कौन पानी नहीं पी सकता. ये मेरे क्वेश्चनर में होता है. When I go to study the potter, I take a questionnaire with me. The question is, in whose house you can drink water and who can drink water in your house. He gives me the answer. Based on that, I make a hierarchy. He has not set the hierarchy. I have put a question. He has given me an answer. And I make a hierarchy based on this, that who can drink water from where. Of course, I am a good student. I mean, I don't have any bad thing in my mind. But I am not aware of this background. It's always subject to bias. We must be aware of that. I think one of the biggest tragedy is that we are thinking in English. So we have to fit in those things, and so I have to explain Samaj as a society. What does it mean? I have to address the question of property, of equality, of wealth distribution. अभी तक मैंने जो वर्णन किया है उसमें मैंने वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की कोई बात नहीं करी है ना. इक्वल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है या अनइक्वल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसी कोई बात नहीं. मैंने धर्म संकट की बात करी है. लेकिन अगर मुझे सोसाइटी को एड्रेस करना है तो मुझे ये लाना पड़ेगा किसके पास ज़मीन है, किसके पास ज़मीन नहीं है ना, कौन प्रॉपर्टी वाला है, कौन प्रॉपर्टी वाला नहीं है. आई नीड टू बी अवेयर ऑफ दोज थिंग्स. आई एम बीइंग लिटिल ओवर क्रिटिकल हियर परहैप्स. आई शुड नॉट बी दैट, बट No, but that's what will lead people like us to really open up to the idea that we've not been thinking exactly the difference between Samaj and society. yes, If we're not critical, then we won't find them. yes. No, you are a very nice audience. I have faced a lot of big brickbats on this issue. What about this landlord system that we are dealing with? Which system? Landlord system. Yes, Zamindar system. Oh, that's a British creation. Oh, thank you for asking this question. That because it's a bit. Thank you for asking. Yes. That Thank you. one thing that has actually, when you spoke about wealth system and all that, maybe if
Yes, yes. And when I was going to and being part of Purna Church, when I was listening to this, I felt this story itself has been created with certain biases. So when you are speaking about all this, I thought Yes, yes. Thank you for asking that. Zamindari, landlordism is a direct colonial intervention. How? जैसे मैंने आपको बताया कि अंग्रेज़ों ने इस गांव का टैक्स फिक्स कर दिया कि मुझे इस गांव से साल में 50,000 रुपये टैक्स चाहिए। अब बात यहाँ नहीं रुकी, अब मैंने ऑक्शन किया कि कौन है जो मुझे 50,000 से ज़्यादा टैक्स दे सकता है। तो उन्होंने बोला मैं 55,000 टैक्स दूंगी, उन्होंने बोला 60,000 टैक्स दूंगा, उन्होंने बोला 70,000 टैक्स दूंगा। तो मैं 70,000 वाले को मैंने ये गांव दे दिया और मैंने बोला दैट बाय लॉ यू आर अलाउड टू डू वॉट एवर इट टेक्स टू एक्सट्रैक्ट दैट मच दैट यू गिव मी 70,000। तो उनको 70,000 भी टैक्स देना है प्लस उनको अपना कुछ प्रॉफिट भी रखना है 5-10 हज़ार, एंड बाय लॉ ही इज अलाउड टू डू वॉट एवर ही वॉन्ट्स। दैट इज अ जमींदार, है ना। तो अंग्रेजों ने नीलामी करी, हर चीज़ की करी, पोस्टमैन के पोस्ट की नीलामी करी, पुलिस ऑफिसर थाना की नीलामी हुई। तो अभी जो ये हम करप्शन देखते हैं कि अगर आपको पुलिस में भर्ती होना है तो आपको भर्ती के लिए आपको इतना पैसा, ये नीलामी का ही वो है। अब क्योंकि आपको इतना पैसा देना है फिर आपको ब्राइब लेके उसको कमाना भी है ना। जो पुलिस वाला बाहर खड़ा है उसका जॉब क्या है, वो कलेक्ट करके ऊपर भेजना, दैट इज हिज प्राइमरी जॉब, नॉट टू इंश्योर ट्रैफिक मूवमेंट। तो हर पोस्ट मास्टर की पोस्ट नीलाम हुई, पुलिस की पोस्ट नीलाम हुई, है ना, जमींदार बने, है ना, मतलब हर पोस्ट ये ऑक्शन हुई। उस ऑक्शन के लिए फिर उसको वो सब करना पड़ता है जो कि वो करता है आज, और वो सिस्टम आज भी चलता ही है, ऐसा कोई सिस्टम में बदलाव नहीं आया है। नो 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 गुड। So this is a piece of land. In this, you and I both have rights, but different rights. You have a right to grow grains. I have a right to take the clay for the pot, or he has a right to grow some vegetables. So it's a land which has multiple rights over it, but different rights. हाँ, गांव की ज़मीन है, गांव की ज़मीन है। ये भी इंटरेस्टिंग है, ये शायद 1871 का सर्वे है, नहीं सर्वे नहीं है, लैंड एंटाइटलमेंट एक्ट। लैंड एंटाइटलमेंट एक्ट, ये कानून आया कि वो ज़मीन जो किसी के नाम की नहीं है वो स्टेट की है। अगर कोई ज़मीन किसी के नाम नहीं है तो स्टेट की ज़मीन है। इसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ कि लोगों ने अपने नाम ज़मीन करनी शुरू कर दी, नहीं तो स्टेट के नाम हो जाएगी ज़मीन। उसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ कि या तो आप ज़मीन अपने नाम करोगे या मैं करूँगा, तो आप लैंड वाले हो गए, मैं लैंडलेस हो गया। मैं ये क्लेम करना चाहता हूँ यहाँ पे कि ये जो आईपीसी है, इंडियन पीनल कोड, ये इंस्पायर्ड है आईपीसी, आयरिश पीनल कोड से। वहाँ पे भी अंग्रेज़ों ने लागू किया। इसका मैंडेट है टू फोल्ड। एक कि लोगों को झगड़ों में उलझाए रखो, है ना, झगड़े हो और वो झगड़े सॉल्व ना हो, वो एक झगड़ा दूसरा झगड़ा, ये इसका मैंडेट है। ये दूसरा, जो गुंडा है वो राइज कर जाए और जो भला आदमी है वो बैठ जाए, ये इसका मैंडेट है। इसके लिए काफ़ी किताबें लिखी गई हैं। हमारे कानून व्यवस्था का मैंडेट है कि हमारा समाज झगड़ों में उलझा रहे और जो भले लोग हैं वो बैठे रहें, जो बदमाश है वो प्रोमिनेंस पे आए।
ये इसका मैंडेट है, वो तो लॉयर से पूछना पड़ेगा। सर मैं इसी वजह से पूछ रही हूँ because I studied IPC and all that. I practiced law for some time. I didn't see it from this perspective. But how are you saying that you should, I mean, it encourages... I'll give you the reference. People in 1830s मैकॉले के टाइम पे कह रहे हैं, जो आईपीसी लागू हुआ है 1835-34 में, उस समय ये बात चल रही है कि ये उन्होंने आयरलैंड से लिया है और इनका मैंडेट ये है कि ये लोगों को झगड़े में उलझाए रखे। बल्कि एक आयरिश, जो आयरलैंड पे जो एक ब्रिटिश ऑफिसर रूल कर रहा है, वो एक बहुत अच्छी सिमिली देता है कि अगर आपको कुछ फसल उगानी है तो पहला काम आपको मिट्टी को हल चलाना पड़ता है ताकि जो रेमनेंट्स हैं वो उखड़ जाए, जो पुरानी फसल की जड़ है वो उखड़ जाए, उसके बाद ही आप नई फसल लगा सकते हैं। ये एग्जाम्पल दे रहा है वो आईपीसी के संदर्भ में कि आईपीसी का काम है कि पहले जो रूट्स हैं उसको उखड़ जाए वो, उसके बाद ही हम कुछ नया सीड बो सकते हैं। That intention I clearly understood, that the British always wanted to see to it that they are profited and the other countries which are colonized are... They are uprooted, and the uprooting will happen through constant quarrels and clashes and unresolved clashes. But I didn't get the second part where you said criminals will be encouraged more and... I don't know how that happens. I'm not a lawyer, but I'm quoting. It's not verbatim, but I'm telling you from what that observation is being made. ये मे बी पंडित सुंदरलाल की किताब है भारत में अंग्रेजी राज, टू वॉल्यूम्स में है, उसमें ये शायद इफ आई एम नॉट मिस्टेक उसमें ये मेंशन्ड है। ये भारत में अंग्रेजी राज, पंडित सुंदरलाल। No, it's not that. It's not that. It's not such an innocent. This is an innocent view. I apologize for saying that. See, ये कर्तव्य राजा का होता है। राजा के इंस्टीट्यूशन के कोलैप्स से द कॉमन मैन बिकम्स वल्नरेबल। स्टेट पॉलिटी जो मतलब हाँ, उसके कोलैप्स, उसका ये जिम्मेदारी है कि बाहर से जो आक्रमण हो रहा है, चाहे वो मिलिट्री आक्रमण हो या वो इकोनॉमिक आक्रमण हो, उसे प्रोटेक्ट करे। उसके कोलैप्स से वल्नरेबल बन जाता है समाज। तो ये जो पतन हुआ है, ये राजाओं के पतन से शुरुआत हुई है, मे बी फ्रॉम द मिलिट्री डिफीट्स। They thought they were doing whatever they could from at the level of जाति। See, ये धर्मपाल जी की किताब में मिलता है कि अंग्रेज लोग लिखते हैं द बिगेस्ट इम्पेडिमेंट इन कॉलोनाइजेशन इज जाति एंड द जाति मस्ट बी रिमूव्ड। ये मेरे शब्द नहीं है ये। तो जातियां रेजिस्ट कर रही हैं, जातियों ने लास्ट तक कॉलोनाइजेशन को रेजिस्ट किया है। राजाओं तो बहुत पहले ही गिव अप कर गए थे, वो शायद मुगलों की वजह से जो उनका वो हुआ उससे हुआ, लेकिन जातियों ने बहुत लास्ट तक कॉलोनाइजेशन का रेजिस्टेंस किया है। और ये अंग्रेज लिखता है कि जाति, द कास्ट इज द बिगेस्ट इम्पेडिमेंट वी फेस। आई एम श्योर दे मस्ट हैव ट्राइड। सी, let me give you a good answer. It took 50 years for Europe to become Christian. It took about 30-40 years for
entire Africa, Northern Africa and Middle East and Iran to become Islam. It has not happened here for 1,000 years. Whatever is there, remaining remnants, fragments, but it has still not happened. We are the only pagan civilization left. पूरी दुनिया में हम ही हैं जहाँ पे भूलोक भी है, आध्यात्म लोक भी है और देवलोक भी है. देवलोक हर जगह से खत्म हो गया है, सिर्फ हमारे यहाँ ही देवलोक है अभी भी, विच इज बिकॉज वी आर रेजिस्टिंग इट. We are the only pagan civilization left in the world. There is no pagan civilization left in the world. This is also politics, what we are doing. But I don't know, yeah. Yes, ma'am. Nation, we are always talking from what is happening from outside. Yes, ma'am. Did it not happen from our side to others' needs? No, we had conflicts. We were fighting with each other. I'm not denying that. But we have things to resolve, ways to resolve Do that. you not think of colonization or expansion or such kind of, and I mean somewhere, because I'm not a student of history, my interest in subject is, now I'm starting to like it. Not the way the Abrahamic religions have done. Why this huge variation? Because ultimately we are all something that No, see, ultimately we are all human beings is fine, but this answer dissolves a lot of possibilities. I request you, with folded hands, please don't see yourself only as just human beings. See yourself as civilizational beings. Yes, we are human beings, but we are also civilizational beings. I think we must see ourselves as civilizational beings. Otherwise, a lot of possibilities get lost, I think. It's a politically incorrect statement I'm making. I apologize if I offend you in any way. I just wanted to add here because there is no evidence of India ever trying to conquer anyone based on the religion. Not politically or maybe the extension of territory has happened because of the kings expanding their territories. But there's no evidence of any time discussion in the history Yes. that culturally we wanted to Yes. conquer anyone. And the question is, why not? Because we didn't believe in Because we are not only human beings, we are civilizationally little. We chose not to, or whatever reason. Not because we didn't have the capability, but What I've heard is, limited knowledge is, all those expansion wars that was happening, it was Dharma Yudh, but Dharma Yudh. So, it was not that, it is not territory का expansion नहीं है. it was not to I agree. तो ऐसे कहते हैं कि महाभारत में 108 राजाओं ने पार्टिसिपेट किया था, ऐसा कहते हैं. मतलब हिंदुस्तान 108 कल्चरल जोन्स से बना है. ऑफ कोर्स लड़ाई थी, इट वाज अ बिग वॉर. वो धर्म के इशू पर लड़ाई थी. सो आई एम नॉट डिनाइंग दैट देयर वाज नो वॉर, देयर वाज नो वायलेंस. देयर वाज ऑफ कोर्स. ओके, वन लास्ट क्वेश्चन. So this concept of school mentioned in Dharam policy, how old was this? This survey is of early 19th century. I think the Bengal survey is 1824. Then the last one is 1876 of Punjab survey. So this survey is of the 19th century. My question is, when did this kind of school come into being in the history of India? I don't know, from the beginningless time. I don't know.